सॉरी, हाँ, इसमें पहला जो केस था उसमें आपका हाइपरडेंस लीजन पड़ा हुआ था, जो कि लेफ्ट सेरिबेलर वर्मिस और सेरिबेलर हेमिस्फीयर और लेफ्ट मिडल और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स को इंडेंट कर रहा था, और नॉन कंट्रास्ट हाइपरडेंस लीजन था। तो अगर हाइपरडेंस लीजन हो पोस्टीरियर फोसा का, तो हमने उसको पहले भी डिसाइड किया था, लेकिन दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो है वो मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ मेडुलोब्लास्टोमा ही होता है जो हाइपरडेंस लीजन है, क्योंकि जो लिम्फोमा है उसकी टेंडेंसी फॉर सेरिबेलर रीजन या पोस्टीरियर फोसा रीजन वो रिलेटिवली कम है। और बाकी जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें एपेंडाइमोमा है या जो एस्ट्रोसाइटोमास है, वो हाइपरडेंस नहीं होते, वो नॉर्मली आइसोडेंस होते हैं, यानी कि वो ब्रेन मैटर के साथ जो है वो मर्ज कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें थी सिग्निफिकेंट, वो ये थी कि इसके साथ एडजेसेंट वेसोजेनिक एडिमा था, यानी कि जो साथ एडिमेटस एरिया था, जो इसको किसी भी और वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन से भी रूल आउट कर रहा था, कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि कोई वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन ना होती। तो वो दोनों कंडीशंस के अंदर जो था ये मेडुलोब्लास्टोमा को फेवर कर रहा था। और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने तो इसको मेडुलोब्लास्टोमा ही कहा है, लेकिन कुछ ने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक तो मेनिंजियोमा है। मेनिंजियोमा कभी भी इतना अंदर नहीं होता सेरिबेलम में ना, वो थोड़ी सी जो नॉर्मल एरिया होता है वो इसका जो सीपी एंगल है उसके अंदर पड़ा होता है, मतलब वो इस जगह पे अगर होता भी सही तो वो इसको बाहर होना चाहिए था। और लेस लाइकली है कि मेनिंजियोमा इंट्रावेंट्रिकुलर, इंट्रावेंट्रिकुलर वैसे तो मेनिंजियोमा होता है, लेकिन वो बहुत ही लेस लाइकली पैथोलॉजी, और होता भी है तो वो नॉर्मली सुप्राटेंटोरियल रीजन में होता है। दूसरा हेमरेजिक इन्फार्क्ट, इस तरह का ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन एरिया नहीं है कि जिसमें कोई खास ऐसी वेन ड्रेन करे जिसके अंदर हेमरेजिक इन्फार्क्ट का या कोई ऐसी आर्टरी हो कि जिसके बाद उधर ब्लीड हुआ हो। तो ये जो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो सारा सुपीरियर सेरेबेलम को इन्वॉल्व करती है। उसके बाद मेटास्टेसिस एक लाइकली पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मेटास्टेसिस में फिर वही बात है कि हाइपरडेंसिटी जो है वो इतनी इजी यानी कि पॉसिबल नहीं है। हेमरेज भी लेस लाइकली है, क्योंकि हेमरेज का जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होती है वो इस तरीके से सॉफ्ट टिश्यू टाइप नहीं होता, वो वेल डिफाइंड राउंडेड सा एरिया होता है। तो इसलिए जो मेडुलोब्लास्टोमा वाले लोग थे जिन्होंने मेडुलोब्लास्टोमा लिखा है वो तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो हाइपरटेंसिव और इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, वो मैं बताता हूँ कि ये जो इस तरह के लीजन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और इवन कि मेरा जो एग्जाम था जब फर्स्ट ईयर का, तो जो पहला केस लगाया था वो इसी किस्म का ही था। और वो मेनिंजियोमा का था, वो बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें मैं भी उसको फिक्सेट कर गया था हेमरेज के अंदर, कि मुझे लग रहा था कि हीमाटोमा पड़ा हुआ है। तो और इसकी विंडोइंग के साथ जब वो विंडो करके आपको फिल्म प्रिंट निकाल के दे देते हैं कई दफ़ा, तो फिर कई दफ़ा बिल्कुल ही डिफरेंट पैथोलॉजी नज़र आ रही होती है। तो याद रखना है कि अगर हाइपरडेंस एरिया है तो आपने इन तीनों में पहले लॉजिकली सोचना है कि क्या चीज़ है। और इसकी इस पेशेंट के अंदर जो केस था उसके अंदर ज़्यादा जो है था वो मेडुलोब्लास्टोमा की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। अच्छा, ये पेशेंट था, ये मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इस पे। और इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये थी कि इसके दोनों साइडों में ट्यूमर पड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड का जो सीपी एंगल का ट्यूमर था वो काफ़ी मेन बड़ा डेंस इन्हांसिंग एरिया था, जो कि यहाँ पे पोरस अकॉस्टिकस का जो एरिया था उससे होके ये इंटरनल ऑर्टरी कैनाल के अंदर घुस गया था। जबकि दूसरी साइड पे था, ये जो दूसरी साइड पे एरिया नजर आ रहा है, ये छोटा सा इन्हांसिंग लीजन था, जो कि बेसिकली जो इंटरनल ऑर्टरी कैनाल का अंदर का पार्ट है उसके अंदर वो लीजन पड़ा हुआ था। तो इसलिए जब आपको बायलैटरल लीजन्स मिलें तो उसका मतलब ये है कि फिर तो ये इनवेरिएबली न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 का पेशेंट बनता है। और ये चीज़ इसलिए दिखाई गई थी कि आपको इसमें ये आइडिया होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमास हैं वो बहुत बड़े बड़े लीजन्स हो और आपको बहुत ज़्यादा बड़े नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। उनकी वेरिएबिलिटी होती है कि दोनों साइडों पे डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं। और इसमें इसलिए कैटेगोरिकली ये था कि ये छोटा सा एनहांसिंग लीजन जो आपको इस साइड पे नजर आ रहा था, और दूसरी साइड में तो काफी बड़ा था, वो तो आपको हर सीक्वेंस में नजर आ रहा था, लेकिन जो ये राइट साइड वाला लीजन था ये मेरे ख्याल से शायद एक दो लोगों ने ही पिक कर सके हैं। और उसकी वजह से वो लोग तो ठीक हो गए, नए न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 पे पहुंच गए हैं। लेकिन जो मेजोरिटी थे वो चूंकि एक लीजन पे था, तो फिर अब एक लीजन की वजह से क्या होता है कि आपके डिफरेंशियल्स की गेम स्टार्ट हो जाती है कि आप मेनिंजियोमा भी लगेगा, आपको इस सारा कुछ लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की अपेयरेंस नजर आए कि जिस तरह का ये अपेयरेंस है कि सीपी एंगल के अंदर भी एक पार्ट है, और उसके बाद ये जो इस तरह इंडेंट करके ये अंदर घुसा हुआ है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल की ये वाला जो सेक्शन है, तो ये टिपिकली श्वानोमा का होता है। मेनिंजियोमा नॉर्मली इस तरह
आपको इंसर्ट होता हुआ या उसकी अंदर घुसता हुआ इतना अच्छा नज़र नहीं आता इस इंटरनल आर्टरी कैनाल के, और इसकी वजह से जो पोरस कॉस्टिकस है या जो ये वाला पार्ट है इसकी वाइडनिंग भी ज़्यादा होती है। और आप इसमें अगर देखेंगे तो नॉर्मली ये 2 मिलीमीटर तक का साइज होता है, जबकि इधर अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मिलीमीटर तक 2 मिलीमीटर तक का साइज होता है इसका। और नॉर्मली अब ये जो है वो ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है। और इसके दूसरे साइड से यानी कि जो उसकी अप्रॉक्सीमेटली साइज है वो इस जगह पे होना चाहिए था, तो वहाँ से सिमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा मोर देन 2 मिलीमीटर का डिफरेंस भी है। तो इसलिए इसमें जो है आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपको इस तरह का लीजन मिले, जिस तरह का ये लीजन था, तो इसके अंदर आपने तसल्ली से देखना है, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई उन्होंने, और अगर आप एक्सेल में देखेंगे, एक्सेल में भी ये रीजन आपको बड़ा अच्छा नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ है ये, मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए। हाँ, ये इसका लेफ्ट का तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन राइट का जहाँ पे ये इंटरनल ऑडिटरी कनाल का एरिया है, जैसे ही अंदर घुसता है इंटरनल ऑडिटरी कनाल के अंदर, ये पार्ट इस तरह का एनहांसमेंट नजर आ रहा होता है। और कई दफा ये तो अभी भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है आपको, कई दफा ये बिल्कुल डॉट एनहांसमेंट होती है। लेकिन चूंकि इसने डायग्नोसिस को चेंज करना होता है, क्योंकि अगर यूनिलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा तो यूनिलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा है, लेकिन अगर बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा है तो फिर जो केस है वो आपका चेंज होके किस पे चले जाता है, NF2 के ऊपर। तो इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी लोग थे वो गलत हुए, और इनमें से जो ठीक हैं वो मेरे ख्याल से, मैं भी आपको बताता हूँ, एक शायद बंदा ठीक हुआ था, एक मिनट देखना है, या दो थे शायद। हाँ जी, श्वानोमा तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन बायलैटरल जो है वो डॉक्टर जैगम ने लिखा है, और NF2 लिखा है उन्होंने साथ। ठीक है, उसके बाद NF2 जो है या बायलैटरल श्वानोमास जो है वो किसी ने भी नहीं लिखा। तो इसलिए जो है वो इसमें यही, अब आपको इसमें जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के केसेस में बायलैटरल सिमेट्रिकल जो है वो श्वानोमास नहीं होते, और उसमें एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, और उसमें आपने सर्च बहुत तसल्ली से करना होता है कि क्या कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है दूसरी, क्योंकि उससे आपका सारे का सारा एग्जाम का केस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और जैसा इसमें हो गया था कि आप लोगों ने लिखा कुछ है और निकला कुछ है। अच्छा जी, ये के पेशेंट था जिसमें अंदर मल्टीपल कैल्सिफाइड सब एपिडेमल नोड्यूल्स थे, जिस तरह के जो एक टिपिकल ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में होते हैं। लेकिन उसके साथ जो एक एडिड एडवांटेज था वो जो एडिड फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसका जो फोरामेन ऑफ मनरो का एरिया है कि जहाँ से फोर्थ सॉरी लेटरल वेंट्रिकल जो है थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस जगह पे एक जो ये ट्यूब जो छोटा नोड्यूल होता है ये बड़ा हो जाता है, और ये जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का जब भी पेशेंट आपको लगाया जाएगा तो उसमें जो वो चीज़ आपसे पूछना चाह रहे होते हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या उसमें जो GC है या जब जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा डेवलप हो चुका है या नहीं, और अगर हो चुका है तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कितनी का, ओ सॉरी हाइड्रोसेफलस कितना कह रहा है, कि क्या वेंट्रिकुलर का जो साइज की डायलिटेशन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्योंकि जो हाइड्रोकेफलस है वो इसके अंदर सिग्निफिकेंट होता है, और उसके उसकी वजह से जो है सिम्टम्स काफ़ी शदीद जो है पेशेंट्स के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि जब भी आपको इस तरह का लीजन नजर आए, जिसमें लार्ज कैल्सिफाइड लीजन है और साथ यहाँ पे भी सब एपिडेर्मल रीजन के अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स पड़े हैं, उसके अलावा इसमें ऑब्वियसली जो एक्सेसरी फाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी सब कॉर्टिकल यानी कि जो कॉर्टेक्स के नीचे नीचे ट्यूबर सॉरी पड़े होते हैं, वो इसमें देखते हैं। जिस तरह ये पड़ा हुआ है यहाँ पे एक आपको हाइपोडेंस एरिया नजर आ रहा है, इस तरह के जो एरियाज होते हैं जो सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स होते हैं, जो यानी कि जहाँ पे आपका कॉर्टेक्स का एरिया उससे बिल्कुल नीचे साथ वो पड़े हुए होते हैं। और इसमें ये यार एरिया जो आ रहे हैं देखें आप यहाँ पे, ये सारे के सारे जो ये वाइट एरियाज है ना, ये जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स हैं। और ये जो हैं, ये जो डार्क एरियाज आ रहे हैं, ये सारे के सारे कैल्सिफाइड जो नोड्यूल्स हैं इसके वो इसमें आ रहे हैं, जो इसके कैल्सिफाइड नोड्यूल्स हैं जो सब एपेंडाइमल नोड्यूल्स होते हैं, और ये इसके जो है सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स, जिनको ये जो हेमाटोमेटस लीजन्स होते हैं, जो ब्रेन की इरेगुलर यानी कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हुई होती है जिसके अंदर। तो चूंकि इसमें दोनों चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और तीसरी चीज़ ये थी कि जिसमें से जो फोरामेन ऑफ मनरो के लेवल पे था उसने इन्लार्जमेंट भी शुरू की हुई थी और थोड़ी सी इन्हांसमेंट भी शो कर रहा था। तो इस वजह से जो है वो ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और जायंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा का केस था। तो अब इसमें जो
कुछ काफी सारे लोगों ने इसमें एक तो मल्टीपल कैवर्नोमास लिखा है। देखिए कैवर्नोमास जो होते हैं ना, उनकी लोकेशन सब एपेंडाइमल नहीं होती। सब एपेंडाइमल जो लोकेशन है, एक तो वो ये देखें कितना अच्छा वेंट्रिकल के अंदर घुसा हुआ है। और ये एपेंडाइमल लाइनिंग जो होती है वेंट्रिकल की, उसके नीचे होते हैं। मतलब यानी लाइनिंग ये बाहर से जा रही होगी, यानी वेंट्रिकल की तरफ होगी और ये उसके नीचे पड़े हुए होंगे। तो ये एक टिपिकल लोकेशन है, यहाँ पे नॉर्मली इस जगहों पे वो नहीं होते। और दूसरा जो इसकी ये फाइंडिंग्स हैं, जो सबके सब कॉर्टिकल रीजन्स में एब्नॉर्मल सिग्नल एरियाज नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स हैं। तो जिन जिन लोगों ने ये लिख दी हैं मतलब सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स और कल्सिफाइड सब एपेंडाइमल नोड्यूल्स विद जीसीए, तो वो तो बिल्कुल सही है। और इसमें ये तीनों चीजें लिखना जरूरी है। इनमें अगर आप सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स भी छोड़ देंगे, जिस तरह की इसमें बड़ी कैटेगोरिकल फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स होते हैं वो एपिलेप्टिक होते हैं। मतलब वो बेसिकली जो है वो सारी की सारी जो एपिलेप्टिक एक्टिविटी है वो उनसे इंड्यूस हो रही होती है, कि जो सब एपेंडाइमल नोड्यूल्स होते हैं वो इतनी इतनी उसमें एपिलेप्टिक एरियाज नहीं होते कि वो उनको इंड्यूस कर सकें। तो इसके जो फिट्स होते हैं उसके लिए आपका इसमें सब एपेंडाइमल ट्यूबर्स का लिखना बहुत जरूरी है, तो उसको जरूर लिखें। और इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ट्यूबरस क्लेरोसिस लिखा है, लेकिन इसका अगर आप वो यानी कि ट्यूबरस क्लेरोसिस जिन्होंने लिखा है वो ठीक है, लेकिन लाजमी ये जरूर लिखें कि जो सात सेकेंडरी फाइंडिंग्स हैं, तो वो जो आपकी बाकी वर्कअप है एएमएल के लिए और रेटिनल एंजियोमास के लिए, और जो आपकी इसमें लंग के अंदर है, तो आप ये भी जरूर लिखें कि इसमें हम जो है वो फर्दर वर्कअप भी करेंगे। और उसके अलावा फिर जो है वो बाकी तो तकरीबन सारों ने सही लिखा हुआ है। लेकिन कॉर्टिकल कॉर्टिकल बेसिकली मेरे ख्याल से सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स कहते हैं आप इनको, क्योंकि कॉर्टेक्स से थोड़े से नीचे पड़े हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल कॉर्टेक्स को टच नहीं करते। तो ये आपने इनके अंदर वर्ड सब कॉर्टिकल ट्यूबर्स का यूज करना है। बाकी लोगों ने जिसने लिखा है उसमें आप दोबारा ये केस देख लीजिएगा, क्योंकि ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक न्यूरोकुटेनियस सिंड्रोम जो है आपको आना ही आना होता है, जिसमें ये भी हो सकता है, जिसमें एनएफ भी हो सकता है, जिसमें जो है वो वॉन हेपल लिंडाओ टाइप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये पेशेंट था। अब इसमें दो फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो मैं आपको इसकी फाइंडिंग्स बताता हूँ। इस इमेज को देखें आप, यहाँ पे ये भी नॉन कंट्रास्ट इमेज है। आपने भी इसमें ज्यादा बाकी चीजों पे गौर नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें एक चीज देखनी है कि क्या ट्यूमर का साइज ज्यादा बड़ा है, या जो इसके साथ एडीमा है वो उससे डिस्प्रोपोर्शनेटली इनलार्ज्ड है। इसमें जो एडीमा है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। आप याद रखें कि जब भी इन्फेक्शन या एब्सेस का पेशेंट होगा, तो उसके साथ कभी भी एडीमा उस ट्यूमर से बड़ा नहीं होता। वो बिल्कुल एक रिम सा जा रहा होता है, छोटा सा एडीमा का, लेकिन इतना जिसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट वेसोजेनिक एडीमा, यानी कि जो लीजन का साइज है उसके हिसाब से जो एडीमा है वो बहुत एक्सटेंसिव है। और जो ये फाइंडिंग होती है जिसके अंदर अब मैं आपको इसका विद कंट्रास्ट दिखाता हूँ। अब अगर आप इसको विद कंट्रास्ट देखें, वो केस के अंदर बड़ा फाइन सा मतलब यहाँ पे आपको रिंग नजर आ रहा है, लेकिन दो चीजें जो इसके अगेंस्ट हैं, एक तो ये है कि इसके अंदर जो लोअर एस्पेक्ट है उसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की नोडुलैरिटी है, जो कि एब्सेस को रूल आउट करती है। तीसरी चीज इसका वेसोजेनिक एडीमा का होना है, कि जिसमें बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा जो है वो एडीमा था। तो अगर आपको ये दो फाइंडिंग्स मिलती हैं कि जिसके अंदर जो मतलब यानी कि रिंग एनहांसिंग लीजन तक तो फाइन है, मतलब उसके तो डिफरेंशियल फिर आगे वर्कआउट करना है, लेकिन जब आपने उनको नॉक डाउन करना होता है या आपने उसको एक खास लेवल तक लेके आना था, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको बाकी फीचर्स को भी देखें। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादातर लोगों ने लिखा था वो इसमें एब्सेस वाली साइड पे ज्यादा लोग रहे थे, और उसकी वजह से कोई बस। अच्छा, अच्छा जी, उसके अंदर फिर ये था दूसरा जो मेन इसमें डिफरेंस था, वो ये था कि अगर अब आप इसके सारे फीचर्स देखते, तो जिसमें इसकी ब्रेन लाइक मतलब फीचर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेट एडीमा, नोडुलर कंपोनेंट, और बाकी सेंट्रल पार्ट इसमें इसमें चूंकि डीडब्ल्यूआई नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए जो है इसके अंदर बाकी सारे के सारे जो फीचर्स थे वो सारे के सारे इसमें मेटास्टेसिस को ही फेवर कर रहे थे। और बेशक ये आइसोलेटेड सिंगल लीजन था, मेरा ख्याल है दो लीजन नहीं थे इसमें, एक ही था। हाँ, एक ही था। और इसमें लेकिन ये था कि मेजोरिटी लोगों ने जो है पालिसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एब्सेस एब्सेस, एक डॉक्टर जिले हुमा ने इसको ब्रेन मेटास्टेसिस बनाया है, और उसके बाद किसी ने भी इसको मेटास्टेसिस नहीं बनाया। जो कि मेरे ख्याल है एक डॉक्टर पार्के ने इसको उस पर जरूर लिखा हुआ है, और डॉक्टर नासरा ने भी लिखा हुआ है इसको डिफरेंशियल में। लेकिन इसका डिफरेंशियल में आप बेशक एब्सेस डाल देते,
लेकिन इस अगर आप इमेज को देखते हैं तो इसमें आपको बड़ा सख्त किस्म की नोडुलैरिटी नजर आनी थी जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट थी। और दूसरा ये होता है कि जब जब भी जो इन्फेक्शन प्रोसेस है ब्रेन का, वो आपको पता है कि 4 लेवल्स पे होता है। उसमें अर्ली सेरिब्राइटस होता है, फिर लेट सेरिब्राइटस होता है, फिर अर्ली कैप्सूल फॉर्मेशन है, और फिर लेट कैप्सूल फॉर्मेशन है। तो जिस तरह ये प्रोग्रेस करता है ना, इस तरह इसका एडीमा खत्म होता जाता है। मतलब आप जब पेशेंट का जो अर्ली कैप्सूल फॉर्मेशन है, जिसमें वो इतना वेल डिफाइंड इन्हांसमेंट नहीं आ रही होती, तो उसमें तो आपको थोड़ा सा एडीमा जरूर मिल जाता है, उसके पेरिफेरी होता है, लेकिन वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता। लेकिन अगर जो फुल कैप्सूल फॉर्मेशन यानी लेट कैप्सूल फॉर्मेशन की स्टेज आ चुकी हुई इन्फेक्शन की, तो उसमें फिर एडीमा बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल रिम लाइक रह जाता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ताकि जो है आपका, अगर उन्होंने DWI नहीं भी दिया हुआ तो स्टिल आप उसके साथ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको फिर फर्दर एवेल्युएशन करनी थी कि ये क्या हो सकता है, तो फिर उसमें आपके पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज़ थी कि आप उनको कहते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको मैं फर्दर डिफ्यूमिनेटेड कराऊंगा या कराऊंगी, और उसके बाद मैं फर्दर डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या ये इन्फेक्शन है। क्योंकि जो पस होती है वो सारी बात डिफ्यून रिस्ट्रिक्शन देती है, जबकि उसके अगेंस्ट जो सिस्टिक मेटास्टेसिस है, स्वाय बहुत ज़्यादा जो म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं, बाकी कोई भी इसके अंदर आपको नहीं देता बहुत ज़्यादा जो डिफ्यून रिस्ट्रिक्शन। तो ये था चक्कर इसमें। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 था। अच्छा, इसमें फिर आप लोगों का असल में जो मेरे ख्याल से ट्रेंड है वो ये है कि आप लोग ना एक इमेज या 2 इमेज पे अपनी इंटरप्रिटेशन पूरी कर लेते हैं। और इसमें भी आप लोगों ने यही किया कि इसमें भी आपने जो ये केस देखा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ख्याल है फोकस किया ना इमेज को, वो ये इमेज पे आपने फोकस कर लिया। अब इसमें क्या था कि दोनों साइडों में बाय फ्रंटल जो थी ना, एक हाइपोटेंस एरियाज थे जिसने थोड़ा सा कार्पस क्लोजम के एरिया को भी लिया हुआ था। और उसके बाद आपने बाकी सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। आपने कहा कि बस ये जो है दोनों फ्रंटल लोब्स का एडीमा है ये। तो अब उसके हिसाब से जो है ना, आप लोगों ने डिफरेंट ऑप्शन देनी शुरू कर दी, जिसमें एक अलेक्जेंडर्स डिजीज था, किसी ने एस्थिसियो न्यूरोब्लास्टोमा दिया, फिर किसी ने एक ऐसे फंगल साइनोसाइटिस का भी कहा, और फिर मेटाक्रोमेटिक भी कहा, और पॉलीपोसिस भी कहा। तो काफी कुछ कहा, स्वाय इसके कि जो असल काम था, मैं आपको बता दूं कि असल इसकी डिफरेंशियल जो थी वो क्या थी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इमेज था वो ये था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो है वो आपका ये जो जी साइनस का एरिया है, इसके ऊपर से यहाँ से ये एक मेटस मेटस कह रहा हूँ मेटस, ये जो ड्यूरा होता है, ड्यूरल थिकनिंग के एरियाज थे, ये जो ये सारे के सारे दोनों साइडों पे। और उसके साथ ये नोडुलर सी एनहांसमेंट का एरिया था जो कि इंटर हेमिस्फेरिक फिशर के अंदर जा रहा था, और प्राइमरी लीजन ये था। और उसके बाद उसकी वजह से फिर सारे का सारा जो दोनों साइडों में बर्फ फ्रंटल एडीमा आया हुआ था, और उसके साथ नोडुलैरिटी आई हुई थी। जब आपको ये याद रखना है कि इस तरह के फीचर मिले, तो आपने एक चीज को लाजमी अंदर ले आना है, वो ये है कि ग्रेनोमेटस लीजन है। अब ग्रेनो आपका जो प्राइमरी इंटरप्रिटेशन थी वो इसके अंदर ये थी कि ग्रेनोमेटस लीजन है। और ग्रेनोमेटस लीजन के बाद आपके पास अब ऑप्शंस थी कि आप इसको टीबी में डाल देते, फंगल में डाल देते, या सार्कोइडोसिस में डाल देते। ठीक है, क्योंकि सार्कोइडोसिस भी ग्रेनुलोमेटस है, टीबी भी ग्रेनुलोमेटस है, और फंगल भी ग्रेनुलोमेटस है। ठीक है। और उस वजह से जो आपका इसमें जो मेन थीम थी वो ये थी कि अगर आप इसमें सिर्फ ग्रेनुलोमेटस तक आ जाते तो तब भी ठीक था। लेकिन अगर आप इसमें कैटेगोरिकली किसी एक साइड पे फिक्स कर जाएंगे ना इसको, या तो आप इसको और क्योंकि ये न्यूरोसार्कोइडोसिस का पेशेंट है, और टिपिकली न्यूरोसार्कोइडोसिस के पेशेंट नॉर्मली इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जिसमें उनका जो फ्रंटल एरिया होता है, जिस तरह इसके अंदर भी था, उसमें एक मिनट है था, तो ये देखें इसमें भी ये सारे का सारा हाइपरडेंस एरिया पड़ा हुआ था, थोड़ा सा एनहांसिंग एरिया था, क्योंकि उसके साथ फिर ये सारे का सारा एडीमा स्टार्ट हो रहा था। इसलिए इसमें आपने याद रखना है कि ये तीनों चीजें ओवरलैप कर सकती हैं, न्यूरोसार्कोइडोसिस, आपकी जो फंगल इन्फेक्शन है इस रीजन के अंदर, और साथ टीबी। टीबी चूंकि नॉर्मली उसकी प्रेजेंटेशन होता बहुत कॉमन है, लेकिन उसकी चूंकि प्रेजेंटेशन ज्यादा बेजल सिस्टम्स और उसकी वो वेस्कुलाइटिस और उसके साथ प्रेजेंट करता है, तो नॉर्मली इस तरह में पेशेंट उसका नहीं दिखाते। तो अब हमारे पास जो दो मेन चीजें रह गई हैं वो यही है कि और उसकी दूसरी ऑप्शन तो ये भी होती है कि आप इसको फंगल मेनिंजाइटिस, ओ सॉरी, ग्रैनुलोमेटस मेनिंजाइटिस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है ना वो यही फाइंडिंग होती है। लेकिन फिर भी आपने इसमें इस तरह के पेशेंट में न्यूरोसार्कोइडोसिस का जरूर लिखना है, और न्यूरोसार्कोइडोसिस के पेशेंट्स एग्जाम में आ चुके हुए हैं। मतलब ये ऐसा ऐसा डायग्नोसिस नहीं है कि जो कभी एग्जाम में नहीं आया हो, तो इसलिए आपने इसको बड़े तसल्ली से देख लेना है कि अगर इस तरह फ्रंटल साइनस के रीजन में आपको फ्रंटल इंटर हेमिस्फेरिक फीचर के अंदर सारे ड्यूरा की एनहांसमेंट और उसकी नोडुलैरिटी और थिकनिंग और ये सारे के सारे फीचर नजर आ रहे हैं,
तो आपने इसको जो है नंबर 1 पे पहले उस साइड पे ले जाना है कि ये मोस्ट लाइकली न्यूरोसार्कोइडोसिस या ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ साइनसिस, साइनसिस में बिल्कुल साइनोसाइटिस हो सकता है इसमें, और साइनोसाइटिस है इसमें, ये अगर आप थोड़ा सा देखें ना। लेकिन अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप इसमें अगर देखें ना, तो इसमें जो साइनोसाइटिस है ना, वो टिपिकल जिस तरह का साइनस ये होते हैं ना वाइट कलर का, उसी तरह का आ रहा है। अगर ये बिल्कुल सिग्नल वॉइड होता है ना एरिया, जो खासतौर पे जो कि इंफ्राक्रेनियल एक्सटेंशन वाले एरियाज थे, तो फिर हम इसको फंगल भी कह सकते थे। लेकिन हमने इसलिए फिर भी हम ये कहते हैं कि चलें, आप इसको जो मार्जिन है आपके पास वो ये है कि आप उनको दोनों को जो है वो उस पर ले जाएंगे जी, ये न्यूरोसार्कोइडोसिस versus granulomatous meningitis which can be like fungal most likely, और सेकेंडली वो, तो दो चीजें अगर आप लोगों ने इसके अंदर साथ साथ लिख दी हैं तो लिखना, लेकिन न्यूरोसार्कोइडोसिस में आप मिस नहीं कर सकते, आपने लिखना जरूर है, ठीक है। और बाकी सारे के सारा वही केस के अंदर वही थोड़ा सा इसके मेरे ख्याल से इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन भी थी शायद लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी, और वो सॉरी लेफ्ट इंट्राऑर्बिटल एक्सटेंशन भी थी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, लेफ्ट स्फीनोइड साइनस वगैरह इन्वॉल्व हुआ था। और इसमें जो आपके थी जी जी, एडिमा एक्सटेंसिव होता है इसमें, ये जो प्रॉब्लम है इसका कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रीच कर लेता है, और उसके बाद ये सारे के सारा एरिया एडिमा का था, ये जो जितना भी पड़ा हुआ, ये तो न्यूरोसार्कोइडोसिस का नहीं है ना, क्योंकि जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना मेनिंजेस की, तो उसके बाद फिर ये होता है ना कि वो लीकी हो जाती है ना, तो लीकी होने की वजह से ये होता है जहाँ जहाँ पे व्हाइट मैटर है उसके साथ साथ एडिमा भी आना शुरू हो जाता है, इसलिए ये जो है वो इस वजह से इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो था अगला पेशेंट, हाँ ये आप लोगों ने फिर भी ठीक किया हुआ था। और इसमें जो क्योंकि ये ओल्ड एज था इसलिए इतना सिग्निफिकेंट इसके अंदर ये फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन ये देखें इसमें दोनों साइडों पे जो थे वो सब ड्यूरल हेमरेजेस थे, लेफ्ट साइड पे इस तरह का था, और जो राइट साइड थी उस पे भी आपको, जब आप इस इमेज पे जाते थे तो आपको राइट साइड पे भी ये सारे का सारा सब ड्यूरल ब्लीड नजर आते थे। ये बेसिकली जो है ना वेरिएबल एजेस के सब ड्यूरल ब्लीड्स थे बायलैटरली, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव थे ऑन दी लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से जो है मैस इफेक्ट भी आ रहा था, और लेफ्ट टू राइट मिड लेंथ शिफ्ट थी। तो ये बेसिकली दोनों साइडों पे सब ड्यूरल बायलैटरल हीमाटोमास का केस था, और उसके अंदर जो थी वो और वेरिंग एजेस तक जिसने लिख दिया बस ठीक है। और लेकिन जिसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे जो मैस इफेक्ट था उसने ठीक ठाक इसको अंकल हर्निएट भी किया हुआ था, यहाँ से अंकल हर्निएशन भी थी, और साथ साथ फलसाइन हर्निएशन भी थी। तो जब पेशेंट्स के अंदर जब आपके सबड्यूरल ब्लीड्स होते हैं तो नॉर्मली वो सिर्फ सबड्यूरल ब्लीड्स के साथ आपको नहीं दिखाते, वो उसमें आपको ये जरूर दिखाते हैं कि जो है ना इसमें आपके पास जो दूसरे क्या कहते हैं उसको हर्निएशंस है वो भी साथ डेवलप हो रही होती है। तो इसलिए आपने ये जब भी इस तरह का केस करेंगे तो आपने जरूर इसमें जो है वो ये लिखना जरूर है कि जी जो है ये मैस इफेक्ट और हर्निएशन कौन कौन सी है, ठीक है। उसमें आपकी इसमें तो चूंकि सब साइन और अंकल दोनों हर्निएशन थी, तो वो इसलिए इसके अंदर आपका अर्जेंट डिकम्प्रेशन मैस इफेक्ट के लिए। और अगर ये ब्लीड होते और मैस इफेक्ट ना होता तो फिर कई दफा ये इसको ना कुछ नहीं करते, इसको वेट एंड सी पे ले जाते हैं। लेकिन अगर मैस इफेक्ट आ गया, मिड लाइन शिफ्ट आ गया, फिर अर्जेंट रेफरल जो है ना वो आपके लिए बहुत जरूरी है, अर्जेंट न्यूरोसर्जिकल रेफरल फॉर पॉसिबल इवैक्यूएशन, आप इस तरह लिख दिया करें। एक होता है बिल्कुल आपने ना कैटेगोरिकल कहना है कि जी हाँ इसकी इवैक्यूएशन करें, तो उसमें बेहतर ये होता है कि ऐसे मौकों पे आप उसको कह के तो दे दें। एज एरिया एडजेसेंट टू द राइट लेटरल वेंट्रिकल, ये कोई ओल्ड इंफाक्ट लग रहा है मोस्ट लाइकली मुझे, जो है ना या तो पहले कोई ब्लीड हुआ है, कई दफा पुराने ब्लीड के एरियाज भी इस जगह पे ऐसे ही नजर आते हैं आपको, ये जिस तरह का एक ना, ये बेसिकली आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसका सिस्टिक ल्यूकोमलेशिक एरिया या एन्सेफलोमलेशिक एरिया का वर्ड यूज करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पैरेन्काइमल लॉस है जो कि पहले किसी इंजरी की वजह से हुआ हुआ है। लेकिन चूंकि ये क्रॉनिक फाइंडिंग है तो इसलिए जो है वो मोस्ट लाइकली ये, और नॉर्मली मैंने इस तरह के जो एरियाज हैं इस रीजन में वो देखेंगे जिसमें पहले कोई हाइपरटेंसिव ब्लीड हो चुका होता है, और उसके बाद फिर वो ब्लीड जहाँ से रिजॉल्व होता है तो वो जो स्लिट लाइक एक एरिया डेवलप हो जाता है जहाँ पे पहले ब्लीड पड़ा हुआ था, और वो रिजॉल्व होने के बाद वो सिस्टिक ल्यूकोमलेशिया टाइप एरिया बन जाता है। अच्छा जी, एयर फ्लूइड लेवल तो नहीं लग रहा, क्योंकि वाटर का जो है वो लेवल ये है जो इंडिकेट हो रहा है, तो ये बेसिकली हेमरेजिक और फ्लूइड या हेमाटोक्रिट फ्लूइड लेवल जो है आपने उसको कहना है। एयर फ्लूइड लेवल नहीं, एयर फ्लूइड लेवल होता तो वो फिर हमें नजर आता है, क्योंकि इसमें जो वाटर का डार्कनेस है वो ये है, जो एयर की डार्कनेस है वो और वाटर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी लेस लाइकली कि वो होता है कई, जो छोटा सा एक आ जाता है वो कई दफा इस वजह से होता है
कि जो ऑक्सीजन ट्रैप हुई होती है ना ब्लड के अंदर, वो कई बार रिलीज हो जाती है, और वो रिलीज होने के बाद आपको छोटा सा एक एयर फ्लूइड लेवल मिल सकता है। मतलब ये नहीं है कि वो कोई नहीं मिल सकता, लेकिन नॉर्मली इसमें वो नहीं है, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो है वो एरियाज ऑफ सब्टेशंस हैं जो कि बने हुए हैं, और ये लेस लाइकली लगता है कि इसके अंदर कोई पहले वो हुआ होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला पेशेंट था उसके अंदर आपका अम, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट था। इसमें आपके पास जो थे ना, इज इट ओके टू राइट एक्यूट ऑन क्रॉनिक सब, इज फाइन, यानी कि आप वेरिएबल एजेस लिख दो, ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मतलब अगेन के बायलैटरल सबड्यूरल हेमाटोमास ऑफ वेरिएबल एजेस, एक्यूट ऑन क्रॉनिक भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको वेरिएबल एजेस लिख दें। लेकिन स्टिल अगर वो इस तरह का है कि जिसमें मतलब आप एक्यूट ऑन क्रॉनिक करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, क्योंकि ऐसे में कुछ चीजें हैं जहाँ पे क्रॉनिक की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो इसमें तो ये होता है कि क्रॉनिक और एक्यूट की 6 वीक्स वाली डेफिनेशन तो अप्लाई नहीं होती। इसमें आप वेरिएबल एजेस लिखते हैं तो आप थोड़ा सेफ रह जाते हैं। अच्छा जी, ये एक्सटेंसिव जो था सब एरेक्नॉइड हेमरेज था। आप देख रहे थे कि बेसल सिस्टम्स और ये सारे के सारे एरिया एक्सटेंसिवली बढ़ गया था। उसके बाद उसके अलावा क्या था कि इसके अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल थी इसमें ब्लड आ चुका था, यहाँ पे आपको ये मेटोप्लेट का नजर आ रहा था पड़ा हुआ। और उसके अलावा जो था वो आपको ऊपर भी सेरेब्रल कन्वेक्सिटी के अलॉन्ग भी सारा का सारा ब्लड जा रहा था। और इसके अलावा जो था वो बायलैटरल लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर भी थोड़ा सा हेमरेजिक फ्लूइड लेवल था। अच्छा, अब उसमें जो था वो मतलब जब आपका इस तरह का पेशेंट आता है तो ये चूंकि एक्सटेंसिव सब रेक्नॉइड हेमरेज थी और विद इंट्रा वेंट्रिकुलर एक्सटेंशन था, हाइड्रोकेफलस था, तो इससे अंदर क्या होता है कि ये जो इंट्रा वेंट्रिकुलर एक्सटेंशन इसकी जो होती है वो भी इसके ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सब रेक्नॉइड हेमरेज है वो सब रेक्नॉइड स्पेस में जाता है, और सब रेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ जो है वो जो ये वेंट्रिकुलर चेन से बाहर निकल के पहुंचते हैं ना, कि जब वो फोरामेन ऑफ मेजेंडे और लिश्के से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद फिर वो सीएसएफ स्पेस में रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो फ्लो पैटर्न तो नॉर्मल इस तरह है। लेकिन अगर आपको सबरेक्नॉइड हेमरेज हुआ हुआ है और वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बाहर प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि सीएसएफ अब आप बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दोनों साइडों को फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो हिमेटोक्रिट या जो ब्लड सेल्स जो सबरेक्नॉइड स्पेस में पड़े थे वो रिट्रोग्रेडली ऊपर जा चुके हैं, इंट्राक्रेनियली एक्सटेंड हो चुके हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपका मेन थीम था या मेन जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि आपने इसको तीनों को बताना था कि एक्यूट हाइड्रोकेफलस है, उसके बाद फिर सबरेक्नॉइड हेमरेज है, और विद इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन ऑफ ब्लीड। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने विद इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन, वेंट्रिकुलर एक्सटेंशन, अच्छा, लोगों ने वैसे बाकी तो सारा कुछ लिख दिया, लेकिन हाइड्रोकेफलस हाँ लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोकेफलस को ना अपने डायग्नोसिस में जरूर लिखा करें, क्योंकि ये इसकी तो ट्रीटमेंट करनी है आपने। सब रेक्नॉइड का तो आपको पता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है उसके अंदर, तो अगर अनलेस कि वो ब्लीड ना कर रहा हो। इसमें आपने इसमें ये होता है कि इसके अंदर आपको जो है वो जो शंटिंग है वो फौरन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर शंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वहां से वो प्रेशर जो है वो किस जगह पे आएगा, ब्रेन स्टेम पे आना शुरू होगा। ब्रेन स्टेम नीचे, अब ये जो एरिया है सारे का सारा यहाँ पे दोनों साइडों से फेस होनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही थोड़ा सा और प्रेशर पड़ेगा तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वो सारे के सारे फीचर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर बेहतर ये होता है कि फौरन इसमें वो शंटिंग करके इसका जो हाइड्रोकेफलस को रिलीज किया जाता है, ताकि कम से कम जो है वो मजीद इसके अंदर पेशेंट डिटेरियोरेट ना करे। और बाकी सबने ठीक माशाल्लाह इसमें लिखा है, लेकिन जो है वो मेन यही था इसके अंदर फाइंडिंग। और बाकी सीटी एनजीओ इसमें चाहिए, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव सबरेक्नॉइड हेमरेज है तो मोस्ट लाइकली जो है ये पेशेंट इज गोइंग टू बी ऑफ सम स्मॉल सॉर्ट ऑफ एनोरिज्म। अच्छा, इसमें जो पेशेंट था वो आपने आइडिया हो गया होगा कि इसमें बेसिकली जो क्लैवस थी वो सारी की सारी उड़ी हुई थी, और इस इमेजेस के अंदर भी जो है वो क्लैवस का सारा एरिया जो था वो अच्छा खासा गायब हुआ पड़ा था। और जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइवस को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे का सारा एक रीजन पड़ा हुआ था, ये पूरे का पूरा, जो कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होती है ना अभी क्लाइवस का रीजन जहाँ से उसने आना है, यहाँ से वो ठीक आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है वो सारे का सारा एरोड होता जा रहा है। तो ये सारे का सारा जो इसका क्लाइवस का रीजन था वो एरोडेड था, और एरोजन की वजह से ये सारे का सारा, और फिर अगर आप इसी को जाके दोबारा इस पे देखते तो इस पे भी आपको, इस पे भी नजर आ रहा था वैसे तो। ये जो सारा ऊपर पड़ा हुआ है ये देखें, ये डिस्ट्रक्टिव ट्यूमर है जो कि यहाँ से ये इसका है जो क्या कहते हैं ओडेंटॉइड प्रोसेस है, उसके ऊपर भी ये सारा क्लाइवस का रीजन होता है, ये भी है।
और रेट्रोफ्रेंजियल भी आगे एक्सटेंड कर रहा था। तो लोकली डिस्ट्रक्टिव लीजन था जो कि सारों में आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा था और पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट भी दे रहा था वो। तो अब इसका ये ट्यूमर था जो कि एक्सियल पे भी आपने अप्रिशिएट करना था वो था। तो ये बेसिकली कॉर्डोमा का एक पेशेंट था जिसमें जो है वो सारी की सारी क्लैविस की डिस्ट्रक्शन हुई थी। अच्छा, उसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये था कि अच्छा, इसमें जिन्होंने ठीक लिखा है उसमें अहमद हसन ने ठीक लिखा है, जिले हुमा ने ठीक लिखा है, और लिम्फोमा नहीं चलेगा, नहीं, बाकी सारे लोगों से ये पिक नहीं हुआ। और इसमें जो है वो असल असल चीज इसमें ना आपको जो आपके एक्सियल स्लाइसेस थे वही आपको बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये पूरी की पूरी आगे से बंद होती है क्लाइविस की वजह से ना। उसके बाद फिर C1 स्टार्ट होता है, फिर C2 स्टार्ट होता है, तो ये तो सारी की सारी ऑब्लिटरेट हुई पड़ी थी, सारी की सारी उड़ी पड़ी थी। तो इस वजह से जो था ना ये कार्डोमा था क्लाइविस का। ओके, आपने क्लाइविस कार्डोमा बनाया था। अच्छा, ये पेशेंट था, इसमें फिर वही थोड़ा सा मसला था कि एक लीजन था या एक ट्यूमर था जो कि काफ़ी एक्सटेंसिवली फैला हुआ था। और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो अगर आप यहाँ से हम स्टार्ट करें तो, बल्कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ था ये लीजन। ये तो देखें, ये जो लीजन था ये यहाँ से पड़ा हुआ था, इधर ये गया हुआ था, राइट के अंदर भी लग रहा था थोड़ा सा, लेफ्ट के अंदर तो मेन सेंटर्ड था। उसके बाद यहाँ से ब्रेन स्टेम में गया हुआ था, फिर यहाँ से जो है ये टेम्पोरल से ऑक्सीपिटल लोब की तरफ भी जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये जो लेफ्ट थैलेमस था इसको इन्वॉल्व किया हुआ था। उसके बाद फिर इसकी, क्योंकि एक्सटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही एक्सटेंशन होती है। उसके बाद ये ऊपर देखें आप, ऑलमोस्ट फ्रंटल लोब का पार्ट को भी इन्वॉल्व कर गया था और साथ पीछे भी जा रहा था। तो ये बेसिकली, अच्छा, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी इसमें, वो कहाँ गया मेरा, सॉरी, ये है। अच्छा, तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसका ये आपका पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंस था, और पोस्ट कंट्रास्ट में इसमें कोई खास एनहांसमेंट नहीं आई हुई थी, ठीक है। और इस वजह से इसमें जो था वो, एक सेकंड दीजिएगा, बंद हो गया था। ये है 34। अच्छा, ठीक है। तो इसमें इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि एक डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव लीजन था जो कि मल्टीपल रीजन्स को इन्वॉल्व कर गया था। और उसके वजह से जो था ये और नॉन हर्सिंग था। तो ये लो ग्रेड जो जिस तरह ग्लायल सीरीज ट्यूमर्स होते हैं ना वो होते हैं, और चूंकि इसकी एक्सटेंशन मल्टीपल उसमें थी तो इस वजह से जो था ये इसलिए सिग्निफिकेंट था कि ये ग्लायोमेटोसिस सेरेब्राई के अंदर आता है। और ग्लायोमेटोसिस सेरेब्राई की डेफिनेशन यही होती है कि वो नॉन एनहांसिंग होता है और एक से ज्यादा, दो लोग या तीन लोग में पहुंचा होता है, और उसकी वजह से ये इन्वॉल्वमेंट कर रहा था। तो ये बेसिकली सिंपल ग्लायल सीरीज ट्यूमर या ग्लायोमा या वो जो था, और डीनेट जो होता है वो इतना इन्फिल्ट्रेटिव कभी नहीं होता, वो हमेशा जो है वो कॉर्टिकल बेस्ड ट्यूमर होता है। ये वाइट मैटर बेस्ड ट्यूमर था, यानी कि वाइट मैटर के अंदर एपिसेंटर था सारे के सारा। और दूसरा ये होता है कि लो ग्रेड ग्लायोमा जिसने लिखा है वो भी ठीक है, रप्चर्ड एरेक्नॉइड सिस्ट ऐसे कभी भी नहीं होगी क्योंकि वो तो नहीं। हाइपिस इंसेफेलाइटिस जो है वो इस तरह फ्रंटल लोब और उन रीजन्स में नहीं जाता, वो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इधर सेंटर्ड रहता है, और ये जो पेरिंसुलर रीजन है इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता है। PML भी नहीं हो सकता ये। तो ये बेसिकली सिंपल एक ग्लायोमेटोसिस सेरेब्राई का पेशेंट था। और अगर आपको इस तरह का है तो आप ग्लायोमा को जरूर लिखा करें साथ जहन में कि ग्लायोमास जो होते हैं उनकी भी बहुत सारी वेरिएबल प्रेजेंटेशन है ब्रेन के अंदर, वो भी किस तरह हो सकते हैं। और ग्लायोमेटोसिस सेरेब्राई को तो जरूर याद करके लिखा करें। और ये एक और पेशेंट था, इसमें भी यही मसला था कि इसमें भी आपका जो वाइट मैटर के एरियाज थे यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये नॉर्मल थे काफी सारे, इसमें स्कैटर्ड से पड़े हुए थे एरियाज जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे थे। ये देखिए, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, और इस तरह डिसेमिनेटेड यहाँ पे भी आपको इस पूरे के पूरे एरियाज में मल्टीपल आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल डिसेमिनेटेड वाइट मैटर एरियाज विद आल्सो पार्शियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, ओ सॉरी, ग्रे मैटर एरियाज, जिस तरह ये यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर थैलेमस के साथ भी एक छोटा सा नॉर्मल एरिया पड़ा हुआ है। तो ये अगर आपको इस तरह का, और ऐसा इसमें इसके बाद आपकी एज नहीं थी, अगर आपको एज बता दी जाती है कि 16 मंथ्स का बच्चा है तो फिर ये जो है वो एडम के अंदर जाता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइटिस, कि जिसमें मल्टीपल स्कैटर्ड एरियाज व्हाइट मैटर के अंदर प्रिडोमिनेटली, लेकिन विद द पार्शियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बेसल गैंग्लिया एज वेल, यानी थैलेमस और इवन के जो ये दूसरे ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी इन्वॉल्व करते हैं। वो बेसिकली ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स को एज सच इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है कि जो व्हाइट मैटर के कुछ ट्रैक्स होते हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं ग्रे मैटर को थ्रू एंड थ्रू,
यानी कि वो एक साइड से निकलेंगे ग्रे मैटर के अंदर से होते हुए दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं, तो उन वाइट मैटर ट्रैक्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो उस वाइट मैटर ट्रैक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो ऐसा लगता है कि जो ग्रे मैटर का एरिया है वो इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। इसलिए ये अगर आपको इस तरह का चीज़ें मिले, और ख़ास तौर पे अगर वो इस पे चूंकि आपको स्टेन दी हुई थी तो इसलिए आप लोग लिमिटेड थे, तो रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स कोई वायरल इलनेस के बाद पेशेंट प्रेजेंट करे, तो उसमें फिर एडम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। और ये याद रखें कि एडम लेस लाइकली होता है कि ओल्ड एज में ज़्यादा प्रेजेंट करे। नॉर्मली ये यंग एज ग्रुप का प्रॉब्लम है, लाइक अप टू 8 ईयर्स 9 ईयर्स इस रेंज तक मैक्सिमम प्रेजेंट कर जाते हैं। जो होते हैं ना मतलब 40 ईयर्स 45 ईयर्स, उसमें एडम से ज़्यादा दूसरे इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग लीजन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कि अगर आपको 10 साल से बाद मिलना शुरू हो जाए ना इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, तो फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो, और बाकी जो एनएमओ है या उस तरह के जो एक्वापोरिन 4 रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसमें, लेकिन अगर आपको इस रेंज में मिले कि फ्रॉम फ्यू मंथ्स फ्यू टू फ्यू ईयर्स, तो फिर वो एडम की एज ग्रुप है, और आपने फिर उसमें जो एडम है उसको नंबर 1 की पॉसिबिलिटी पे रखना है। तो इसके अंदर जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहा था डॉक्टर जुलेमा ने, लेकिन उन्होंने आगे इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और फिर और कौन था, बाकी किसी ने वेस्कुलाइटिस इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस इज नॉन स्पेसिफिक टर्म, अनलेस कि आप कोई बहुत स्पेसिफिक इंसेफ्लाइटिस ना कह रहे हो। इंसेफ्लाइटिस हर्पीज होगा या कोई इन्फेक्टिव इंसेफ्लाइटिस होगा तो उसकी अपनी टिपिकल पिक्चर के साथ प्रेजेंट करेंगे। एडम के साथ आपने एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफ्लोमाइलाइटिस लिखना है, ठीक है, उसके साथ इंसेफ्लाइटिस उसकी जगह उसका यानी कि कोलैटरल वर्ड नहीं है, उसके साथ आप उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये एक और पेशेंट था जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एग्रेसिव लीजन था जो कि हाइपोथैलेमिक रीजन से ओरिजिनेट कर रहा था, जिसके लिए आपको बड़े यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा था कि इसकी लोकेशन कहाँ पे थी। कि इसने जो है वो ब्रेन स्टेम को पीछे किया हुआ था, इसने टेक्टल प्लेट को भी वापस पीछे किया हुआ था, और इसने सारा कुछ एलिवेट किया था। सुप्रासेलर लीजन था और एग्रेसिव था, इन्हांसमेंट थी। तो ये जो इस एरिया में इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं, इनके बाकी तो इसमें आपके हाइपोथैलेमिक ग्लायोमा जो होता है वो नंबर 1 पे होता है, लेकिन बाकी पीनेट और जो दूसरे डिफरेंशियल्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। और लेकिन ये इसमें हाइपोथैलेमिक ग्लायोमा था क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सटेंसिव किस्म का एनहांसिंग कंपोनेंट था जो कि एग्रेसिवली इन्हांस कर रहा था। तो इसलिए ये भी, इसलिए मैं आपको ट्यूमर दिखा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंशियल्स आप लोग कई दफा इसके अंदर जिस तरह इसमें मेजोरिटी लोगों ने क्रेनियोफ्रेंजियोमा लिखा हुआ है, तो अब आपको से मैं ऐसे बताता हूँ वो क्रेनियोफ्रेंजियोमा के अंदर कभी भी इतना आपको सॉलिड इन्हांसिंग कंपोनेंट नहीं मिल सकता, और इतना सॉलिड और फिर इतना बड़ा सिस्टिक कंपोनेंट भी नहीं मिलता आपको। वो जो मिलते हैं इस एज ग्रुप में, जो छोटे एज ग्रुप में होते हैं, वो कैल्सिफाइड लीजन्स होते हैं। जो उसकी सेकंड वीक आती है, जो मतलब अराउंड 1820s आती है, वो एडिनोमेटॉइड वेराइटी ऑफ क्रेनियोफ्रेंजियोमास होते हैं। उसमें भी आपको सिर्फ एक रिम एनहांसमेंट टाइप एरिया मिलता है, उसमें भी नोडुलर इतनी एनहांसिंग कंपोनेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो क्योंकि क्रेनियोफ्रेंजियोमा जो होता है वो रेमिनेंट ट्यूमर है, वो रेमिनेंट से बना दिया कि वो एग्रेसिव नहीं होता है इतना, लेकिन लोकली रिकरेंस उसकी होती है। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा भी दे सकते हैं आप, लेकिन पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है इस एरिया के अंदर वो ज़्यादातर NF1 के साथ आपका होता है, क्योंकि जो आपका होता है ये क्या कहते हैं ऑप्टिक कियास्म के ट्यूमर्स, वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमास ही होते हैं। लेकिन उसमें उसकी पॉसिबिलिटी आ सकती थी इस पर, लेकिन वो फिर यही है कि NF1 के लिए फिर पैथोग्नोमिक होता है और उसमें कोई ना कोई फाइंडिंग आपको उसकी मिल जाती है। कोरोड प्लेक्सस ट्यूमर भी डाल सकते थे आप डिफरेंशियल में कि कई बार वो भी इस तरह एग्रेसिव आ सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा आपके पास चांसेस उसी के थे कि ये उसके होगा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी ग्लैमर इन्हांस करते हैं कि नहीं। इसमें मैं आप उसने भी बताया था कि जो तो ग्लैमर्स होते हैं ना हाइपोथैलेमस के और जो ऑप्टिक गैन के, वो ग्रेड 1 पे भी बेतहाशा इन्हांस करते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि इनके जो ईवल एरियाज होते हैं ब्रेन के, इनकी ब्लड सप्लाई ना ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ नहीं आ रही होती, ये बाहर से ही आ रही होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन ये अपने रिक्रूटमेंट जब करते हैं ना, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर के जो इन्हांसमेंट वर्सेस नॉन इन्हांसमेंट है ना, दैट्स डिपेंडेंट ऑन द पेटेंसी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हैं, यानी कि जिस तरह जो कि बिल्कुल ब्रेन के अंदर बनते हैं, उसमें उन्होंने इन एनी केस जो है वो सप्लाई उधर से ही लेनी होती है अपनी, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, तो इसलिए उधर वो इन्हांसमेंट का मतलब ये होता है कि वो अग्रेसिव है। लेकिन अगर ये हाइपोथैलेमिक या सुप्रा कैजमेटिक, कैजमेटिक, इंफ्रा कैजमेटिक और ये पेरी इस एरिया के जो लीजन है, जैसे पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा है, ये सारे के सारे जो ट्यूमर्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं यूज कर रहे होते, तो ये तो ग्रेड 1 में भी इन्हांस करना शुरू कर देते हैं।
तो इस जगह पे enhancement is not pathognomic for the sort of क्या कह सकते हैं कि for the malignancy या उसकी aggressiveness, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली इसके अंदर तो ट्यूमर में काफी ज्यादा है, तो इसलिए ग्लामा इनहांस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे तो इंट्राक्रैनियल भी करते हैं, लेकिन बाकी इसमें जो है वो दूसरे भी करते हैं। अच्छा, ये भी एक पेशेंट ऐसा था जो कि मेरा ख्याल था कि आप लोग इसको पिक कर लेंगे, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि इसने पिक किया भी है कि नहीं। एक ने किया है, बस एक ने किया है, डॉक्टर जुवेरिया ने किया है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये इसके सारे लेवल चल रहे थे, जब आप इस लेवल पे आते थे तो ये इसका फिसेट जॉइंट था राइट साइड का, और राइट साइड के फिसेट जॉइंट के साथ एक T1 हाइपर इंटेंस एरिया था जो यहाँ से बाहर निकल रहा था, और इसने इस एरिया के सेंट्रल कनाल की स्टेनोसिस की हुई थी, और क्वाडा के या जो क्वाडा क्वाइनल रीजन थे उस पे जो नर्व रूट को कंप्रेशन भी किया हुआ था। तो ये जो एरिया था ये बेसिकली नॉन इन्हांस्ड हाइपर इंटेंस T1 एरिया था, और अगर नॉन इन्हांस्ड हाइपर इंटेंस T1 लीजन हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत लिमिटेड से चीज़ें हैं, जिसमें से एक हेमरेज भी है, फैट भी है, और बाकी चीज़ें भी हैं। ये जो इस जगह पे आपको नजर आते हैं जो फेसेट जॉइंट के साथ इसी तरह करीब होते हैं, तो ये कई बार इसके अंदर जो है सिस्ट्स बन जाती हैं, जो फेसेट जॉइंट की अपनी सिस्ट है, और वो इसी तरह साइनोवियल सिस्ट है, जिस तरह के बेकर सिस्ट आपको उसमें जो पोप्लीडियल सिस्ट आपको मिलती है, बेकर सिस्ट मिलती है, वो भी बेसिकली साइनोवियल की जो है वो आउट यानी कि आउट पाउचिंग होती है, और उसके अंदर जो है वो फ्लूइड आ जाता है। तो इस तरह ये जो साइनोवियल सिस्ट हैं ये भी चूंकि साइनोवियल जॉइंट, सॉरी जो फेसेट जॉइंट है ये भी साइनोवियल जॉइंट है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो जो सिस्ट बनती है इसके साथ तो फिर क्या करती है वो, कई दफा उसमें हेमरेज हो जाता है और वो तेजी से एक्सपैंड करती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से। तो ये बेसिकली हेमरेजिक सिग्नल एरिया था जो कि राइट फेसेट जॉइंट के साथ था, जिसने कॉर्ड कंप्रेशन की हुई थी, और इस वजह से जो था ये सारे का सारा इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए इसमें आपने जो था ये बेसिकली हेमरेजिक राइट साइनोवियल सिस्ट थी, और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फेसेट जॉइंट। तो इसको इस तरह आपने देखा था, और इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि जो फेसेट जॉइंट की पैथोलॉजीज हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो जो है वो किस तरह मतलब आप प्रेजेंट कर सकती हैं, और ये दोनों साइड में भी हो सकती है, ये साइनोवियल जॉइंट के अंदर वाली साइड में भी हो सकती है, यानी कि जिस साइड पे ये है, ये बाहर वाली साइड में भी हो सकती है। बाहर वाली साइड पे अगर होगी तो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन जो अंदर वाली साइड पे होगी और एकदम से एक्यूट एक्सपेंशन करेगी तो ये हर तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे सकती है। तो इसलिए आपको इसमें भी ये आइडिया होना चाहिए कि इस पेशेंट की पैथोलॉजी क्या थी। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट हमारे इसको अनफॉर्चुनेटली एक बंदे ने ठीक किया था, वो मैंने नाम बता दिया था उसका। अच्छा, इसमें जो था वो फिर ये भी तसल्ली से देख के करने वाला पेशेंट था, क्योंकि इसमें जो मेन पैथोलॉजी थी वो आपकी इस इमेज पे नजर आ रही थी, और उस इमेज पे आप अगर इस जगह पे देखते तो यहाँ पे जो राइट इसका सॉरी लेफ्ट ऑर्बिट था उसके अंदर एक इन्हांसिंग लीजन पड़ा हुआ था, जो काफी ज्यादा यहाँ पे राइट साइड पे इन्हांस कर रहा था। और अगर ये इस तरह लीजन मिल जाए आपको जो कि इस तरह यानी कि हाइपर इंटेंस T1 पे भी हो, तो उसमें आपके पास जो एक डिफरेंशियल आता है वो मेलानोमा का आता है। तो मेलानोमा के सिग्नल्स T1 पे थोड़े से ब्राइट होते हैं, जिस तरह इसमें आपके नॉन एनहांस में भी ये जो लीजन है यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये थोड़ा सा कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ना हाइपर इंटेंस है T1 के ऊपर। तो T1 हाइपर इंटेंस इंट्रा ऑर्बिटल लीजन जो है उसमें अगर आपके पास डिफरेंशियल है तो वो मोस्ट लाइकली मेलानोमा का है, और इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हुआ था। तो उसके बाद फिर अच्छा जी, कोट्स डिजीज और ऑर्बिटल मेलानोमा, वेरी गुड, ये डॉक्टर नासर इकबाल ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और बाकी सही है, लेकिन बाकी किसी ने लिखा ही नहीं इसको, तो इसलिए जो है ना वो एक ही बंदा ठीक था। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 39 नंबर जो था, ये बेसिकली कोई क्या कहते हैं मल्टीपल फाइंडिंग्स थी जो कि इसमें आ रही थी, और मल्टीपल जो फाइंडिंग्स थी उसमें जो है वो आपके पास क्या क्या था। सबसे पहले अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो आपको यहाँ पे इसमें जो राइट साइड पे ये सब ड्यूरल ब्लीड भी नजर आ रहा था जो साइडों पे पड़ा हुआ था, ये देखिए पीछे से जा रहा है यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट साइड भी थोड़ा सा सब ड्यूरल ब्लीड था, तो इसका मतलब है कि एक तो सब ड्यूरल ब्लीड से, दूसरा हाइपो एनहांसिंग एरिया से दोनों साइडों पे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है वो
काफ़ी सारी, यानी कि ये जो सारे के सारे नॉर्मल एरियाज हैं, जो एडिमास आते हैं और लो टेनुएशन एरियाज हैं, बायलेटरल सबड्यूरल ब्लीड्स हैं, और उसके बाद फिर जो और देखते हैं इसमें, हाँ ये देखें, इसमें जो इसके ये थे क्या कहते हैं, जो यहाँ पे शायद थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ना जिसका फ्रंटल एंटीरियर फॉन्टेनल है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे भी इसकी डायस्टेसिस हुई है, ओपनिंग ओपनिंग वाइडनिंग ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं ये बेसिकली हमेशा जो है वो NAI, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी या बैटर चाइल्ड सिंड्रोम जिसको कहते हैं, उसमें होते हैं। और इसलिए आप लोग ये याद रखना है कि चूंकि यहाँ पे भी अब आपको पता है कि एक एसोसिएशन भी बन गई हुई है जो बैटर चाइल्ड, यानी हर हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर बना दिया गया है, जहाँ पे भी इस तरह की आपको नॉन एक्सीडेंटल इंजरी का पेशेंट नजर आएगा तो आपने तो रिपोर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो उसमें आपको अगर इस तरह का पेशेंट नजर आए जो कि सस्पेक्टेड है कि जिसमें मल्टीपल एबनॉर्मल एरियाज हैं, ब्लीड्स हैं छोटे छोटे पड़े हुए हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग मेक श्योर करें कि इसके अंदर आप पेशेंट को ये जरूर सजेस्ट करें कि ये जो है NAI का है, और NAI का पेशेंट को आपने ये भी बताना है साथ कि जो है रेफर जो है फौरन उसको किस पे करेंगे, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उसके पास करेंगे। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर ये पेशेंट जो है वो इस तरह ही वापस घर चला जाता है तो फिर ये फिर ट्रॉमेटिक होगा। और कई दफा ये जरूरी भी नहीं होता कि उसकी मदर या फादर उसके अंदर जो है बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कई तो जो जेलस किस्म के जो रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और उन मदर एंड फादर्स को शायद पता भी कई बार नहीं होता। तो इसलिए उस वक्त फिर आपके लिए इस चीज़ को इंडिकेट करना और इस पेशेंट को प्रोटेक्ट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें जो अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इसके अंदर बैटर बेबी सिंड्रोम या NAI का वर्ड नहीं यूज किया हुआ, जबकि ये बड़ा टिपिकल मल्टीपल हेमरेजेस और हाइपोडेंस एरियाज और इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर आपने याद रखना है कि ये बैटर चाइल्ड सिंड्रोम के लिए इसके डिफरेंशियल को जरूर आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें एक ये और पेशेंट था, और इसमें जो था वो ये मेरे ख्याल यूनिलेटरल था यहाँ, ये यूनिलेटरल था। इसमें वही सिंपल जो था वो एक आपका लीजन था, और इसमें फिर वही फाइंडिंग थी कि यहाँ से ये जब इस तरह का पॉपकॉर्न टाइप अपेयरेंस बन जाएगी जिसमें ये यूं एरो बनाती हुई पोरस कॉस्टिकस के थ्रू इंटरनल आर्टरी कैनाल के अंदर जाए, तो भाई फिर जो है ना ये वेस्टिबुलर श्वानोमा है, इसके अंदर बाकी डिफरेंशियल डालने की आपको कतन जरूरत नहीं, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं। क्योंकि ये अब इसका मतलब ये है कि अगर ये एक साइड पे चली गई है, ये मोस्ट लाइकली जो है ना वेस्टिबुलर श्वानोमा का केस है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये और कौन सा है इसके अंदर पॉसिबिलिटी, बाकी वही ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है, इसने हाइड्रोकेफलस किया हुआ है, और क्योंकि जारी बात इसने प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की है, और ऊपर जो है ना इसने सुप्राटेंटोरियल हाइड्रोकेफलस इसने कर दिए, और बाकी सारा कुछ जो है वो ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इसमें कि आपने इसमें वेस्टिबुलर श्वानोमा डालना था, और इसमें जो वेस्टिबुलर श्वानोमा वाले लोग हैं माशाल्लाह वो एक डॉक्टर इशरत राजी हैं, दूसरा चिल्ले हुमा, अहमद हसन, नूरुलैन, जवेरिया, फाकिया, ज़ारा नसरुल्लाह, नासरा, और राइट इब्न बेगल, सारे शाकवानी। ठीक है, ये माशाल्लाह सारे लोगों ने तकरीबन ठीक कर लिए। सो एक दो है जिसने मैंने जुमा लिखा है उसके लिए ये है कि भाई ये जो मैंने जुमा होता है ये कभी भी अंदर इस तरह इसमें नहीं जाता। आप इसके इस साइड पे देखें, इसकी ओपनिंग देखें, यहाँ से यहाँ तक ये पोरोसिपास्टिकस होता है ना जहाँ से स्टार्ट होती है, इस साइड पे इसकी ओपनिंग देखें तो कितनी वाइडेंड हो चुकी हुई है यहाँ पे है इस लेवल के ऊपर। तो ये जो इसकी एट सिमेट्री हो जाती है ना, जब दोनों इंटरनल आर्टरी कैनाल्स की, और एक लीजन इस तरीके से पॉपकॉर्न सा बनाता हुआ अंदर घुस रहा हो, कहाँ गया इसका इमेज, ये देखें ये जिस तरह अंदर जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी टिपिकल है इसकी फॉर वेस्टिबुलर श्वानोमा की। तो इसके बाद आपने इसमें जो पहला नाम है ना वेस्टिबुलर श्वानोमा का ही देना है, उसके अलावा आपने इसके अंदर और एंट्री नहीं करानी। अच्छा जी, ये फिर एक और पेशेंट था जो कि पोस्टीरियर फोसा मैस था, और 52 ईयर मेल के अंदर था, और इसमें एक हेट्रोजीनस लीजन था यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, जो कि सेरेब्रल वर्मिस और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ था। उसके साथ इसमें भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक एडिमा नजर आ रहा था, प्लस इसमें थोड़ी सी इसने हर्निएट भी किया हुआ था, ये सेरेब्रल टॉन्सिल सिस्टिक एपिफोरम मैग्नम के लेवल पे जो है कंजेशन हो रही थी थोड़ी सी। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे ख्याल है एनहांस तो दिए नहीं है, सिर्फ T2 वेटेड इमेजेस दिए। तो इसमें जो आपके पास डिफरेंशियल थे वो ऑब्वियस से डिफरेंशियल में जाना था आपने, एनालिस कि आपके पास विद कंट्रास्ट इमेजेस ना होते थे जिसमें आप शायद खुद बेहतर डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन जब इस पेशेंट के अंदर चूंकि आपको पता है कि पोस्टीरियर फोसा के जो ट्यूमर्स हैं वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं,
एडल्ट्स में जो पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स हैं वो बहुत कम है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू पीडियाट्रिक। अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप का पेशेंट है तो फिर तो हम उसमें पहला जो डिफरेंशियल है ना वो पोस्टीरियर फोसा 4 ट्यूमर्स जो है, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा है, ग्लायोमा है और वो एपिडेर्मोमा है, और बाकी जो वो और कौन सा रह गया, पारासिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये 4 अगर ट्यूमर्स हैं तो आप इनमें से पहले डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर वो एडल्ट पेशेंट है और तो फिर आप में जो पहला डिफरेंशियल आता है वो नॉर्मली पोस्टीरियर फोसा में, तो वो पहले मेटास्टेसिस आता है। तो इसलिए आपने उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर आपको पोस्टीरियर फोसा लीजन दिखा रहे हैं तो आपने ट्राई करना है कि पहले इसको मेटास्टेसिस डाल के या मेटास्टेसिस को डिफरेंशियल में हाई अप रखेंगे, ठीक है। इस एज ग्रुप के अंदर जो एपिडेर्मोमा वगैरह है या जितना मेच्योर ये ब्रेन है तो वो लेस लाइकली है, ठीक है। और फिर अगर एपिडेर्मोमा भी होता है तो वो उसके अपने फीचर्स साथ आ रहे होते हैं वो, लेकिन वो भी आप दे सकते हैं, एपिडेर्मोमा बिल्कुल इसमें होगा। लेकिन अगर एज ग्रुप 50 है तो फिर एपिडेर्मोमा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए चूंकि आपको एज ग्रुप का नहीं पता था इसमें, तो इसलिए फिर आप लोगों को मार्जिन दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने सेरेब्रल मेट्स लिखा है तो वो बिल्कुल सही है, इसमें डॉक्टर जवेरी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। बाकी मेजोरिटी ने इसमें अपना डायमोमा लिखा है, लेकिन वो भी इसलिए ठीक है कि उनको एज का नहीं पता था, तो उसके लिहाज से फिर इसमें जो कि सेरेब्रल वर्मिस और उसके पार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी एपेंडाइमोमा की भी ये लोकेशन है, क्योंकि वो एपेंडाइमल लाइनिंग जो फोर्थ वेंट्रिकल की है वो दोनों साइडों पे होती है वो, लेकिन ज्यादा रूटीन में वो पोस्टीरियर पार्ट से ही स्टार्ट होता है और इस तरह ही आगे वो ग्रो करता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर एज ग्रुप को जरूर देख लिया करें, और अगर आपके पास एज नहीं है और आपने फिर भी आपने डिफरेंशियल लिखना है तो फिर 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लिखेंगे इफ दिस इज यंगर एज ग्रुप पेशेंट, तो और दूसरा ये कि आप ना जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप है ना उनको आप एक कोशिश किया करें कि जो ये फेस का अगला हिस्सा है ना, यानी कि जो फेशियो क्रेनियल रेशो है, यानी कि जो बच्चा है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो ये इसका जो फेस वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल छोटा सा होता है, मतलब वो ये साइनसेस वाइनसेस डेवलप नहीं होते हैं तो वो फ्लैट फेस टाइप होता है। तो ये जो अगर आप इधर साइनस देखें ना इसके, तो इसके देखें साइनसेस कितने सारे डेवलप हुए पड़े हैं, ये ऑलमोस्ट यहाँ से नाक से लेके और यहाँ तक ये सारा फेस ही फेस है। जबकि अगर आप पेडियाट्रिक का देखेंगे ना तो यहीं पे इतना तक ही आएगा और फिर आगे वाला पार्ट नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल छोटा सा होगा। तो अगर क्रेनियो फेशियल आपकी रिड्यूस्ड है, मतलब यानी कि फेशियो क्रेनियल रेशो जो होती है, फेस छोटा है और ब्रेन बड़ा है, तो फिर वो पेडियाट्रिक एज ग्रुप है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है उसके लिए, क्योंकि ये जो फेस का अगला वाला पार्ट है ना ये ग्रो ही उसके बाद करता है जिस वक्त फीचर्स वगैरह डेवलप होते हैं फेस के। तो उसके इसीलिए फिर आप इससे भी थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें कि ये कितना एडल्ट का, जिस तरह आप बोन में आइडिया ले लेते हैं ना कि ये कितनी एज का बच्चा होगा, ये बड़ा होगा, या जिस तरह भी स्केलेटली मेच्योर है इमेच्योर है, तो अगर आपके पास सीटी ब्रेन या एमआरआई ब्रेन लगे हुए हैं और एक्सियल स्लाइसेस हैं तो उसमें आपको आइडिया कुछ ना कुछ हो जाता है कि ये जो है वो किस तरह कितने केज ग्रुप का पेशेंट है, ठीक है। और उससे भी आइडिया मतलब लगा लें, लेकिन इसमें एडल्ट था चूंकि ये इसके दो साइनसेस बहुत अच्छे डेवलप हो चुके थे और ये क्रेनियोफेशियल रेशियो भी अच्छी थी, इसलिए ये फिर एडल्ट के हिसाब से ध्यान आना। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये था पेशेंट जिसमें क्रेनियोसिनेस्टोसिस था, जिसके अंदर बेसिकली जो है सैजिटल जो इसका है, हाँ ये सैजिटल, ये सारा सैजिटल जो इसका स्ट्रक्चर था उसकी वो सारी की सारी क्रेनियोसिनेस्टोसिस हुई पड़ी थी, और उसकी वजह से जो थी सारी सेकेंडरी फाइंडिंग्स आ रही थी। और उसके अलावा इसमें जो था वो थोड़ा सा जो पोस्टीरियर के सुचर थे, लेमडॉइड सुचर भी शायद थोड़ा सा फ्यूज था पार्शली, तो इसलिए इसमें जो था वो आपने अगर इसमें डेफिनेट डायग्नोसिस देना था वैसे तो ये होता है कि इन्होंने सीरीज वाइज लिखा होता है, लेकिन इसमें ये था कि मिटोपिक सुचर और जो कॉर्नल सुचर थे वो तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अगर आप ये भी कॉर्नल सुचर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर पोस्टीरियरली जाते ना ये, तो यहाँ से आगे ना कुछ ये सुचर क्लियर नहीं हो रहे थे कि ये वाला सुचर कितना अच्छा है। तो ये पार्शली फ्यूज थे थोड़े से, जो लेफ्ट और राइट लैम्डॉइड सुचर थे ना ऑक्सीपिटल बोन के, तो वो पार्शली फ्यूज थे, तो इस वजह से ये जो था वो बेसिकली आपका क्रेनियोसिनेस्टोसिस। तो इसको बेहतर यही है कि आप इसको मतलब मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं ना इसकी शेप को बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की बजाय ना कि ये प्लेगीसेफली है या ये वो है स्कैफीसेफली है या जो भी है, आप उससे बहुत बेहतर है आप सिंपल लिखें क्रेनियोसिनेस्टोसिस ऑफ दिस 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 बस, कि जो है ना वो बाकी उसकी एलोगेशन कर दें या कुछ ना कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं कंफर्म तो बेहतर है, और आपको लग रहा है कि इसमें मल्टीपल है, अगर तो स्ट्रेट एक है फिर तो ठीक है लिख दे। लेकिन जिस तरह इसमें दो थे कि भाई पोस्टीरियर लेम्डॉइड सुचर भी गायब लग रहे थे और सैजिटल सुचर भी गायब लग रहा था, तो इसकी बजाय कि आप उसको एक वर्ड कॉल करें, आप क्रेनियोसिनेस्टोसिस ऑफ सैजिटल सुचर एंड पार्शियल फ्यूजन ऑफ बायलैटरल लेम्डॉइड सुचर, इस तरह आप लिख के तो इसको फारिग कर सकते हैं। और फिर प्लस ये था कि चूंकि ये जो क्रेनियोसिनेस्टोसिस होता है ये किसी बाकी जो मेटाबॉलिक या हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं
सिंड्रोम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है, डिस्प्लेसियाज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो आपने तो फर्दर वर्कअप जरूर लिखना होता है कि जी जो है हम इसकी क्रेनियोसिनोस्टोसिस चूंकि इसमें डायग्नोज हो चुका हुआ है, तो हम इसका फर्दर वर्कअप जरूर करवाएंगे टू रूल आउट एनी अदर पॉसिबिलिटी कि कोई और अंदर अंडरलाइन कॉज तो नहीं है इसके अंदर क्रेनियोसिनोस्टोसिस की। तो इसलिए, और दूसरा अगर वो आइसोलेटेड क्रेनियोसिनोस्टोसिस होता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि इसका जो है वो उस स्ट्रक्चर को दोबारा काट दिया जाता है ताकि वो दोबारा ग्रो करने दे ब्रेन को, नहीं तो अदरवाइज जो है वो ब्रेन के ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसमें जो पेशेंट था ये बेसिकली पुराने ज़माने के जो सीटी थे वो इस तरह के पड़े होते हैं इनके पास में। और इसमें आपको सिर्फ ये दिखाया गया था कि अगर आपको इस तरह ग्रे वाइट मैटर की जो डिफरेंशिएशन और लॉस मिले तो ये हाइपोक्सिया एनॉक्सिया का पेशेंट भी हो सकता है। और इसके अंदर भी आपको जो है वो थोड़ा सा ग्रे वाइट मैटर का जो डिफरेंशिएशन जितनी अच्छी बाकी आप स्कैन में देख रहे होते हैं तो उसमें इसमें उतनी अच्छी जो है वो नहीं थी। तो इसलिए ये जो था ये सिंपल जो है वो जनरलाइज लो एटेन्युएशन का ब्रेन अगर आपको इस तरह का मिले तो कई दफा वो इस तरह का भी आपको पेशेंट लगाता है। ये सिर्फ आप लोगों के इसमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको नॉर्मली ये ग्रे और वाइट मैटर की डिफ्रेंसिएशन बड़ी अच्छी नजर आ रही होती है इस एज में। उसमें जो है अंदर तक वो बिल्कुल वाइट मैटर एंड तक जा रहा होता है। लेकिन अगर आपको मफल्ड मिले ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन, यानी कि उसमें आपस में जो डिफ्रेंसिएशन वो बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, तो फिर लाइकली यही है कि ये जो है वो कोई हाइपोक्सिक ब्रेन इंसल्ट है जिसकी वजह से जो है वो सेरेब्रल एडीमा डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से आगे सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो आप लोगों ने मतलब था वो एनॉक्सिया, डॉक्टर मुदस्सर ने बिल्कुल सही किया था क्योंकि उनको उन्होंने इसमें ऐसे ही इसको पिक कर लिया था। और बाकी डिफ्यूज एडीमा डॉक्टर सैरेश ने दिया था और ये डॉक्टर फाकिया ने भी दिया था। ठीक है, लेकिन आइसोडेंस सिलेक्शन कोई नहीं है, उन्होंने आइसोडेंस सिलेक्शन दी हुई है कईयों ने, लेकिन इस तरह कुछ नहीं है। वो जो सर्कल स्पेसेस हैं वो ऑलमोस्ट ब्रेन की जो ये जो सरफेस है इसको टच कर रही है। तो लिहाजा इसके अंदर जो था ये मोस्ट लाइकली यही था, एनॉक्सिया। उसके बाद उससे अगला पेशेंट था, इसमें मैंने आपको फिर वो बताया था कि आपने जब आपके पेशेंट आए तो आपने सबसे पहले जो है जिसमें मैंने इस पेशेंट को ओपन करता हूँ तो अब आप ये देखें ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो नजर आ रही है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जो सिग्नल है वो कैसा हो। वो ब्रेन मैटर ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना आपको वाइट मैटर, ये इससे मिलता जुलता होना चाहिए ना। तो अब आप ये देखेंगे इस सिग्नल में और इस सिग्नल में बहुत फर्क है, क्योंकि ये सिग्नल जो इसका है राइट वाला ये बिल्कुल ठीक है। ये इस एरिया जो राइट ऑप्टिक नर्व है ये इसके वाइट मैटर के साथ मैच कर रहा है, लेकिन जो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व है उसका जो एरिया या सिग्नल है वो इसके वाइट मैटर से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली है। और आपको ये पता है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो सिंपल वाइट मैटर की एक्सटेंशन है, उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वाइट मैटर के अंदर आपको इतना ज़्यादा हाइपर इंटेंस एरिया नजर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या वहाँ पे कोई प्लैक है या वहाँ ट्यूमर है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एनहांसिंग लीजन आपको नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे भी आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट ऑप्टिक नर्व का भी मसला है। उसके बाद में जब हम दूसरे पे जाते थे तो यहाँ पे आपको फिर मल्टीपल ये हाइपर इंटेंस एरियाज नजर आते थे जो कि व्हाइट मैटर में एक्स्ट्रा कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल और पेरीवेंट्रिकुलर सारी जगहों पे स्प्रेड हुए हुए थे। तो ये फिर इस सारे फीचर्स को जब आप लाते थे तो फिर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस लेफ्ट या ऑप्टिक न्यूराइटिस जो था वो बनता था कि जिसमें जो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व थी वो भी इन्वॉल्व हुई थी। तो इसलिए ये इसमें दो फाइंडिंग्स थी। एक तो ये था कि अगर आपको आइसोलेटेड लेफ्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस का पेशेंट बताएं तो तब भी आप इसके साथ देख सकेंगे ये जो नर्व है वो नॉर्मल कैसी होती है और जो नॉर्मल एनहांसिंग नर्व है वो कैसी होती है। तो इसमें बाकी सारा कुछ ठीक था, इसमें कोई इतनी खास फाइंडिंग नहीं थी। ऑर्बिटल ऑप्थेल्मोपैथी की इसकी बेसिकली जो थी वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इसमें जिन जिन लोगों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद ऑप्टिक न्यूराइटिस दिया है वो ठीक है। आजकल इसमें एक और चीज भी है, उसमें न्यूरोमोलाइटिस ऑप्टिका की भी आजकल वो कहते हैं कि अगर ऑप्टिक नर्व ज्यादा हो जाए तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको आइडियली तो यही है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और विद ऑप्टिक न्यूराइटिस लिख दें। लेकिन अगर आप बाकी वो देखना चाहते हैं तो फिर अगर आपका नॉलेज लेवल स्ट्रांग है उस जगह पे वाइवा के अंदर तो फिर आप इसको एनएमओ न्यूरोमोलाइटिस ऑप्टिका और जो दूसरी आजकल वो एनएमडी डिजीजेस चल रहे हैं तो वो भी आप लिख दें। लेकिन उसको भी कई बार ना आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स और उसके फिर आगे एंटीबॉडीज और फिर सारा कुछ। तो इसका आसान तरीका ये है कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज मोस्ट लाइकली एमएस विद ऑप्टिक न्यूराइटिस फिलहाल। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट था जिसमें जो थी ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो एक हेमरेज नज़र आ रहा था और वो हेमरेज जो सेंटर्ड था वो यहाँ पे बेजल सिस्टर्न्स के रीजन में था, लेफ्ट थी इसमें सिल्वियन फिशर वाली साइड पे जा रहा था, फिर यहाँ था प्रीपोंटाइन सिस्टर्न में था, लेफ्ट साइड पे एम्बियंट शैम्बियंट सारी जगह घुसा हुआ पड़ा था
और उसके बाद क्वाड्रिजेमिनल में भी गया हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड मसला था वो ये था कि इसका सेंटर चूंकि यहाँ था, तो इसलिए फिर आपको इन्होंने एक एंजियोग्राफी की भी तस्वीर दिखाई गई थी, जिसमें ये दोनों साइडों से वर्टिब्रल आ रही थी, और फिर ये वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी बनती है, और बेसिलर आर्टरी जहाँ से डिवाइड होती थी वहां पे एक ये बड़ा सारा एनोरिज्म पड़ा हुआ था। तो ये टिप ऑफ बेसिलर आर्टरी एनोरिज्म था, जिसने यहाँ पे ब्लीड किया था, और उसकी ब्लीडिंग का जो एरिया है वो यहीं पे ही होता है कि जहाँ पे ये सारे के सारा हेमरेज आया होता है। तो इसमें जो थे वो आपके पास जो डिफरेंशियल था वो था कि सब रिक्नाइड हेमरेज फ्रॉम रप्चर्ड बेसिलर टिप एनोरिज्म। ठीक है, तो अब जिसने तो ये लिख दिया पूरे का पूरा, वो तो फिट है मतलब इसमें। तो और अब इसमें देखते हैं कि अब अच्छा इसमें आप ये चीज देखें कि ये जो काफी ने इसको एक कॉम बनाया है, यानी कि ये बेसिकली आप इसमें ये याद रखा करें कि जो डीएससी स्कैन्स होते हैं ना, मतलब डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी स्कैन, उसमें आप सिलेक्टिव जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, पैसिफाई आर्टरी को। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशन इकट्ठी पैसिफाई हो। आप सिर्फ लेफ्ट आईसीयू कर लें, सिर्फ राइट आईसीयू कर लें, आप सिर्फ पोस्टीरियर सर्कुलेशन को करें, क्योंकि उनका कैथेटर होता है, वो जहाँ डालेंगे वहां से इंजेक्ट करेंगे और वहीं से आगे वो कंट्रास्ट जाएगा। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है जिसमें ये आपके पास ये सारे के सारे यानी कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन आउटलाइन हुई हुई है, तो ये बेसिलर आर्टरी है, ये दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं, उसके बाद ये आगे डिवाइड हो रही हैं पीसीएस के अंदर, और साथ उससे पहले जो एस्पीरियस सेरिबेलर आर्टरी सुक्का जो होती है उसमें आपकी ये दो ब्रांचेस जा रही हैं। तो इसलिए ये जो आपकी यहाँ पे ये वाला वेसल है, ये बेसिकली जो है टिप ऑफ बेसिलर आर्टरी है। तो अब इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सारों ने तकरीबन ना इसमें ए सी ए कॉम ये लिखा है, तो जबकि इसमें तो बड़ा क्रिटिकली जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है वो, हाँ ये एक है, डॉक्टर पाकिया ने ठीक लिखा है, उन्होंने टिप ऑफ बेसिलर आर्टरी एनेउरिज्म लिखा है। और ए कॉम बी कॉम नहीं, नहीं, और बाकी सारे तकरीबन जो है ना वो उन्होंने एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, जबकि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इस तरह सिंगल आर्टरी से तो कभी भी ओरिजिनेट नहीं कर सकती ना। वो तो मतलब ये वाली आर्टरी कौन सी है, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये कंट्रास्ट किया हुआ, थोड़ा सा रिफिल हुआ इस साइड को, तो इसने दूसरे को भी आउटलाइन कर दिया, फिर यहाँ से ही ऊपर गया और उसने फिर पोस्टीरियर सर्कुलेशन को बेसिकली जो है वो टारगेट किया हुआ है, और उसी के अंदर से जो है ये वाली आपकी पूरी की पूरी जो एनोरिज्म है वो ओरिजिनेट कर रहा है। और यहाँ पे तो इसलिए ये आप एंजियोग्राफी प्लस जो इसकी सीटी फाइंडिंग्स है, इन दोनों से आपने टिप ऑफ बेसिलर आर्टरी एनोरिज्म जो है उसको देखना है कि किस तरीके से आपने उसको देखना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नंबर 46 था, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब फैंसी स्टफ नहीं था, और इसमें सिंपल आपको जो एक लेफ्ट एमसीए का डेंस एमसीए साइन, और साथ लेफ्ट जो एमसीए का क्या कहते हैं उसको, इन्फार्क्ट है, वो दिखाया गया है। और बस इसमें आपने सिर्फ ये बताना है, और इसमें अगर इस तरह का पेशेंट आ जाएगा तो वो आपसे एस्पेक्ट स्कोरिंग जरूर पूछेंगे, तो इसलिए अपनी एस्पेक्ट स्कोरिंग जो है वो याद कर लें, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि वो अब हम यहाँ पे भी थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट करते हैं। तो उसको जस्ट रिमेंबर कर लें कि कौन कौन से चीज़ों में एस्पेक्ट स्कोर कैसे होता है। और फर्दर अगर इसको आपने डीक्लॉट करना है तो उसके लिए फिर जो है आपने पहले डिफ्यूजन परफ्यूजन स्कैन करवाना है, और उसका बाकी आप सारा प्रोटोकॉल आपको पता है कि किस तरह करना है आगे। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अगर सीटी में फाइंडिंग आ चुकी है ना तो काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है। ये एक टिपिकल हाइपरटेंसिव ब्लीड था, और इसका फिर वही बात है कि लेफ्ट इस रीजन के अंदर जब भी आपको ब्लीड मिले बेजल गैंग्लिया के रीजन के अंदर, तो इसमें आपने सबसे पहले जो डिफरेंशियल है वो हाइपरटेंसिव ब्लीड करना है। और चूंकि बेजल गैंग्लिया वेंट्रिकल के साथ पड़े होते हैं, तो जैसे ये ब्लीड थोड़ा सा इलाज करता है तो ये इंटरवेंट्रिकुलर एक्सटेंशन देना शुरू कर देता है, और इंटरवेंट्रिकुलर एक्सटेंशन के बाद ये ब्लड होता हुआ यहाँ से इधर तक आ जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल तक, थर्ड वेंट्रिकल तक, बायलैटरल वेंट्रिकल्स तक। और ये फिर उसके बाद जिस तरह ये राइट टेम्पोरल हॉर्न इसका इलाज कर गया, तो इसका मतलब है कि ये अब ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको इसमें सिंपल हाइपरटेंसिव ब्लीड है, और वो जो है छोटे छोटे जो एनोरिज्म्स बन जाते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर, उसकी ब्लीडिंग की वजह से जो है ये हाइपरटेंसिव हेमरेज हो जाता है। और इसको मैंने देखना था क्या दिया था आप लोगों ने, इंट्रापेरेंट ब्लीड, लेकिन प्रेफरेबली अगर आपको इस रीजन के अंदर मिले ना जिस तरह ये है, तो मोस्ट लाइकली टियोलॉजिस्ट के साथ आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया करें हाइपरटेंसिव ब्लीड। ठीक है, सिर्फ इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड जो है ना उसको मतलब आप बाकी जो मर्जी कहानी लिखते रहे, लेकिन इसके साथ हाइपरटेंसिव का वर्ड कहीं ना कहीं ऐड होना जरूरी है, स्पेशली अगर इस लोकेशन के अंदर आपको ये जो है ना ब्लीड ब्लीड मिले। हाइपरटेंसिव ब्लीड जो देखें इसमें दो चीज़ें बताता हूँ आपको। एक ये होता है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वो जब जाती है ना, तो वो बेसिकली बड़ी से फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह डिवाइड होती हैं।
ठीक है, ये पूरे बॉडी में ऐसे ही है। लेकिन कुछ एरियाज हैं जिनको हम परफोरेटर्स कहते हैं। परफोरेटर्स क्या होते हैं कि जिसमें छोटी वेसल डायरेक्ट बड़ी वेसल से ओरिजिनेट कर जाती है। और वो कौन सी दो जगह हैं ब्रेन में? एक आपकी बेसिलर आर्टरी है, कि जहाँ से परफोरेटर पॉन्स को दोनों जगहों पे जाके देते हैं स्प्लाइस, क्योंकि इतनी बड़ी वो वर्टिब बेसिलर आर्टरी है, और इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस जो है ना दोनों साइडों पे निकलती जाती है। और बाकी कहाँ पे होती है? लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस हैं, जो कि एंटीरियर और लेफ्ट वो सॉरी एंटीरियर और मिडल की ब्रांचेस हैं, एमसीए की और एसीए की। तो वो क्या होता है? वो जो है, जो दोनों एरियाज हैं, वो कौन से एरियाज हैं? वो यहाँ पे बेसल गैंग्लिया के एरियाज हैं। कि जब लेफ्ट एमसीए स्टार्ट होती है तो उसके एमसीए में से डायरेक्ट छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरीज कहते हैं। और वो जाके ये जो बेसल गैंग्लिया का सिस्टम है, एरिया है ना, इन सारों को वो सप्लाई करती है। अब होता है क्या है कि जो जब हाइपरटेंसिव होता है पेशेंट, तो जहाँ पे तो वेसल डिवाइड हो के नीचे छोटी हुई है ना, वहाँ पे तो उसका इफेक्ट इतना नहीं जाता ब्लड प्रेशर का, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर होते होते कम हो जाता है एंड तक। लेकिन जो ये डायरेक्ट ओरिजिनेटिंग वेसल्स है ना, इनमें वो ठक ठक डायरेक्ट जितना प्रेशर जा रहा है वो सीधा जाके उसके अंदर वेसल को इफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसकी वेसल की वॉल की थिकनिंग स्टार्ट होती है। वेसल की वॉल थिकनिंग स्टार्ट होने से क्या होता है कि उसकी वेसल की वॉल में एक तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो अब दो काम होंगे, एक तो ये होता है कि वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इतना हुआ कि उसने वेसल ही बंद कर दी। तो वो वेसल बंद की तो क्या होगा? लेक्यूनर इन्फार्क्ट। लेक्यूनर इन्फार्क्ट इसी वजह से हुआ, वो जो वेट और लेक्यूनर इन्फार्क्ट के भी यही एरियाज है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाइपरटेंसिव चेंजेस आई कि वो जो वेसल का ल्यूमन था वो ऑक्लूड कर गया, और जहाँ पे वेसल जाके सप्लाई कर रही थी वहां पे इन्फार्क्ट आ गया। तो उसको हम कहते हैं लेक्यूनर इन्फार्क्ट। दूसरी चीज ये होती है, एक को हम कहते हैं शार्कोट बुशर्ड एनोरिज्म्स। शार्कोट बुशर्ड एनोरिज्म वो क्या होते हैं? वो इन्हीं परफोरेटर के ऊपर जहां से वो जा रही होती है, छोटे छोटे एनोरिज्म बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं साइज में। और फिर इवेंचुअली वो जितना साइज उसका इंक्रीज होता है एनोरिज्म का, उतना उसका रप्चर का चांस बढ़ता जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो एकदम से बस्ट करते हैं और वो ब्लीड स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों फीचर्स टिपिकली हाइपरटेंसिव के हैं। तो और ये कहाँ पे हो सकते हैं? दो ही जगह हो सकती हैं, या ये पॉन्स में ब्लीड करेगा कि वहां पे परफोरेटर है, या फिर ये बेसल गैंग्लिया में ब्लीड करेगा जहाँ पे ये ब्लीड होकर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सुपीरियर सेरेब्रल में, फ्रंटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में नजर आ रहा है, तो वो हाइपरटेंसिव ब्लीड होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आप कोई और एटियोलॉजी ढूंढेंगे। लेकिन अगर इन जगहों पे जहाँ पे ये बेसल गैंग्लिया का रीजन है, यहाँ पे अगर आपको कोई ब्लीड नजर आ रहा है, तो पहला डिफरेंशियल आपका जो है वो हाइपरटेंसिव ब्लीड होगा। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हाइपरटेंसिव ब्लीड का सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि ये वेसल आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते ब्लीडिंग से, सिवाय इसका ब्लड प्रेशर कम करके। क्योंकि ब्लड प्रेशर कम करेंगे, एनेउरिज्म के अंदर जो है वो फ्लो कम जाएगा, और फिर आप उसको करेंगे। तो इसलिए इसको आपको हाइपरटेंसिव ब्लीड को मार्क करना जरूरी है, और आपको उनके रीजंस का पता होना जरूरी है। कि अगर आपको पॉन्टाइन हेमरेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो भी हाइपरटेंसिव ब्लीड है। और अगर आपको बेसल गैंग्लिया के अंदर पेशेंट ब्लीड के साथ प्रेजेंट करता है, तो वो भी हाइपरटेंसिव ब्लीड है। और ये सिर्फ दो जगह है बस। बाकी जगहों पे अगर है उसमें फिर डिफरेंशियल स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इन जो जगहों पे ब्लीडिंग मीन्स के हाइपरटेंसिव ब्लीड, तो इसलिए ये डिस्टिंक्टिव फीचर है उसका हाइपरटेंसिव ब्लीड का। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला जो था वो एक और पेशेंट था। हाँ, ये वाला। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इसमें आपको पता लग जाना चाहिए था कि चक्कर चल क्या रहा है। चक्कर ये चल रहा है कि ये जो है आपका ऑक्सीपिटल का कंडाइल है, ठीक है। और जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है वो ये बॉडी के ऊपर रेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पाइन थी, ये थोड़ी आगे होनी चाहिए थी, ये थोड़ी पीछे जा चुकी हुई है। और इसके आगे ये सारे के सारा जो है वो सॉर्ट ऑफ ब्लीड पड़ा हुआ है। तो आप अगर इसकी टिप ऑफ ऑडेंटॉइड जो होती है वो ऑक्सीपिटल जो उसका कंडाइल है उसके ऊपर नहीं अलाइन करती, वो इससे आगे होती है। और जो ये इसकी बॉडी है, ये जो इसकी जो ये वाला जो पार्ट है बॉडी का, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो इसके साथ होना चाहिए था और ये सारी की सारी स्पाइन आगे होनी चाहिए थी, वहां पे वो डिसोसिएट कर गया है। और वो आगे चला गया हुआ है, जो इसकी ये जो है ऑक्सीपिटल कंडाइल, और जो उसका एरिया जहाँ पे वो जॉइंट बनना था वो पीछे जा चुका हुआ है। तो इसलिए ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन है। और उसके साथ इसके बाद फिर उन्होंने आपको यही दिखाने के लिए यहाँ पे फिर मजीद वो दोबारा दिखाया है कि ये जो सॉरी जो सॉरी ये क्या हो गया। अच्छा, ये देखें। अच्छा, उसमें ये देखें, ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल था ये इधर होना चाहिए था, इसकी बॉडी के अंदर ये जगह है इसकी, जो जहाँ पे इस एक जॉइंट को होना चाहिए था। तो लेकिन ये क्या हुआ है कि पूरी की पूरी स्पाइन डिसलोकेट होकर पीछे चली गई है। तो ये अटलांटो ऑक्सीपिटल डिसोसिएशन है।
पूरी डिसलोकेशन इसलिए नहीं है कि डिसलोकेशन में ये बिल्कुल ही आगे चला जाता है, फिर ये डिसोसिएशन या सबलक्सेशन का वर्ड हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, तो डिसोसिएशन में ये एक दूसरे के साथ डिसोसिएट हो गए हैं। इसमें आप इसकी एक्सरे को भी जरूर याद रखें, क्योंकि इसकी एक्सरे में जो ये ऑक्सीपिटल कंडाइल है जिसने यहाँ पे बैठना था वो आगे जा चुका हुआ है, और वही सीटी में दिखा रहा है आपको कि ये आगे जा चुका है, ये इसको यहाँ होना चाहिए था। तो ये सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन एटलांटो ऑक्सीपिटल। बाकी जो C2 C1 का जॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, ऑडेंटॉइड प्रोसेस, और ये जो इंटीरियर आर्च है C1 की वो बिल्कुल ठीक है, इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट ठीक है, यानी कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट ठीक है, लेकिन एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है, जो कि इधर से एटलस और इसके ऑक्सीपिट के दरमियान बनना था, वो वाला डिसोसिएट कर चुका C1 और जो ऑक्सीपिट के दरमियान। C1 और C2 का ठीक है, C1 और ऑक्सीपिट का जो ब्रेन के स्कल के बेस के साथ बनना है वो इसके अंदर फिट नहीं है, वो काम खराब कर चुका हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें सिर्फ आपने यही लिखना था एटलांटो ऑक्सीपिटल डिसोसिएशन, और ये बड़ी टिपिकल फाइंडिंग है, मतलब इसमें तो कोई वो नहीं था। अब इसमें सारों ने, किसी ने जेफरसन फ्रैक्चर दिया, किसी ने हैंगमैन फ्रैक्चर दिया, और इसलिए इसमें मेरा मशवरा ये है कि इस केस को आप लोग बड़ा तसल्ली से बैठ के ना एक बार देखें, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो ये है ना, मतलब क्या कहते हैं, अम, नहीं ऐसा कोई मतलब टिपिकल फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन जहाँ पे इसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होने चाहिए थे वो वहाँ पे वो नहीं है, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा कोई डेफिनेट फ्रैक्चर नहीं देना आपने, और इसको आप इस क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वो हाईली इमरजेंसी का क्वेश्चन है, और सीटी का भी इसमें कॉर्नल कट्स आपको दिए हुए थे। ये फिर एक बहुत आसान केस था आपके लिए, जिसमें आपको लेफ्ट एमसीएस डेंस एमसीएस साइन नजर आ रहा था, और ये उसी का ही शायद आगे फर्दर देखने के लिए, आपको करने के लिए कंफर्म कि आप लोगों को श्योरिटी है कि नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेंस लेफ्ट एमसीएस साइन था, और उसके बाद जो था इसमें बाकी वो इंसुलर कॉर्टेक्स और वो अगर और इमेजेस होते तो उस पर आपको वो सारा इंसुलर रिबन साइन और वो सारे नजर आने हो जाने थे, लेकिन ये हाइपरडेंस लेफ्ट एमसीएस साइन। तो इसमें अगर किसी ने लिखना है एक्यूट, एक्यूट की बजाय आप हाइपर एक्यूट लिखेंगे इसके अंदर, हाइपर एक्यूट लेफ्ट एमसीए इनफाक्ट। और उसके बाद जो है वो, लेकिन इसमें काफी लोगों ने माशाल्लाह सही पिक किया है। इन्फेक्शन अभी डेवलप नहीं हुई, अभी तो सिर्फ वो जो है ना, मतलब पूरी इन्फेक्शन नहीं डेवलप होती है, एमसीए डेंस एमसीए साइन और हाइपर एक्यूट लेफ्ट एमसीए इनफैक्ट इस तरह लिखते हैं आप। और फिर फर्दर डिफ्यूनवेटेड इमेजेस और इमरजेंसी न्यूरोसर्जिकल रेफरल फॉर डीक्लॉटिंग। अच्छा जी, ये एक पेशेंट था जिसमें आपको ये बड़ी टिपिकल सी पिक्चर नजर आ रही थी, जिसमें जो है एक प्री वर्टिब्रल जो एरिया उसमें एक बहुत बड़ी लार्ज एब्सेस कलेक्शन बनी हुई थी, जो यहाँ पे भी आपको नजर आ रही थी। इसके साथ फिर इसमें एक टिपिकल चीज थी जो कि इसमें बड़े फेवरेबल होती है, वो क्या होती है कि सब जो लिगामेंटस एक्सटेंशन, ये जिस तरह ये जा रही है ना, इधर 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 इधर, और इसी तरह यहाँ पे आगे भी सारी की सारी इनहांसिंग है, और साथ दरम्यान में सेंट्रल नॉन इनहांसिंग एरिया। जो तो इनहांसिंग एरिया होता है ये तो सारा फ्लैगमॉन का होता है, जो नॉन इनहांसिंग एरिया होता है ये एब्सेस का होता है। यहाँ पे अब एब्सेस बन चुकी होती है, क्योंकि पहले फ्लैगमॉन बनता है, फ्लैगमॉन के बाद वो एब्सेस बनती है, फ्लैगमॉन तक एनहांसमेंट आ रही होती है। और फ्लैगमॉन की सिग्निफिकेंस ये होती है कि वो बगैर सर्जरी के रिजॉल्व हो जाती है, कि फ्लैगमॉन अभी फ्लैगमॉन फ्लैगमॉन वाली स्टेज है ना, फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप इंसिजन ड्रेनेज पे जाएंगे, उसमें आप सिंपल उसको एंटीबायोटिक्स के साथ भी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह का हाइपो एनहांसिंग एरिया, नॉन एनहांसिंग एरिया डेवलप होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि ये एब्सेस बन गई है। तो एब्सेस बन गई है तो इसका मतलब ये है कि अब आप सिर्फ एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं होनी अब। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें आपके पास जो फीचर्स थे वो ये थे कि एनहांसमेंट था, स्पॉन्डालोडिस्काइटिस का तो आप लोगों को पता लग गया था इसमें कि ये सारे के सारे इन्फेक्शन है, और ये बड़ी बड़ी सारी कलेक्शन पड़ी हुई थी। लेकिन जब इनहांस किया तो उसके अंदर पता लगा कि ये जो आपका PLL होता है, पोस्टीरियर लॉन्जिटिवल लिगामेंट, इसके नीचे 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 से इंडेंट करती हुई कलेक्शन जा रही है, जो कि टिपिकल साइन है ट्यूबरकुलोस का। अगर आपको इस तरह स्लिपिंग करती हुई जो कलेक्शन है वो जा रही है, तो वो जो है वो आपकी फीचर है फॉर ट्यूबरकुलोस स्पॉन्डालोडिस्काइटिस। एंड स्पेशली उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये होता है कि डिस्क डिस्क बहुत लेट इन्वॉल्व होती है। तो इसमें अगर आप देखें ना तो डिस्कें ऑलमोस्ट ये वाली डिस्क, ये वाली डिस्क, ये सारी की सारी ठीक पड़ी है, सिवाय शायद एक डिस्क थोड़ी सी इन्वॉल्व है। और वो भी मैंने बताया था कि सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन जो स्टार्ट होती है ना, यानी कि जो जो सेल्स इसको रिट्रीव करने आते हैं वो आके कर देते हैं काम खराब, लेकिन ट्यूबरकुलस के अंदर खुद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिस्कों को उड़ा दे।
वो वर्टिब्रल बॉडीज को उड़ा सकता है, उसको उसमें तो कोई मसला नहीं है उसको, लेकिन वो डिस्कों के अंदर से क्रॉस नहीं करता, वो उसके आसपास से आगे पीछे से जो है वो सब लिगामेंटस एक्सटेंशन करता हुआ जा रहा होता है, जिस तरह ये टिपिकली जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह की लार्ज कलेक्शन विद सब लिगामेंटस एक्सटेंशन विद रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ डिस्क मिले, तो दैट्स कॉल्ड tuberculous spondylodiscitis rather than any other pyogenic sort of spondylodiscitis। ठीक है, तो इसमें अब हमने देखना है कि टीबी कितने लिखा है, टीबी डॉक्टर नासरा ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये टीबी के फीचर्स हैं इसमें, अगर ये सिंपल होता है ना फिर हम इसके ऊपर इतना ज्यादा ना इंसिस्ट करते, लेकिन ये था कि ये असल में ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस का केस था, और उसके साथ आगे रेट्रोफ्रेंजियल या पैराफ्रेंजियल या रेट्रोफ्रेंजियल जो है ना फेरिंक्स के पीछे, और ये सारे के सारे रीजन में जो है ना एक्सेस डेवलप हो गई। तो ये था आज की हमारी डिस्कशन, 50 पूरे हो गए हमारे। हाँ जी। और तो इसमें भी अब आप देखें कि मतलब जो सीएनएस है वो तो मतलब आप लोगों का मेन स्टे होता है, मतलब सर्वाइवल स्टेशन होता है। तो इसमें भी आप लोगों के अंदर ना मतलब थोड़ी डेफिशिएंसीज हैं, और आप लोग कोशिश करें इसको जो है वो जितना बेहतर हो सकता है इसको अपने सीएनएस वाले पार्ट को भी करें। और उसमें फिर ये है कि अब हम जो अगला है वो कल आप लोग याद रखिएगा कि कल ये भी हम आपको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, और मोस्ट लाइकली वो चेस्ट का यानी कि कार्डियो चेस्ट का हम स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट लाइकली हम 25 केसेस जो हैं वो आपके दोबारा जिस तरह ये चल रहे हैं इसी तरह हम चलाएंगे, क्योंकि अब आगे आपको पता है कि ईद है, और उसके ईद के फौरन बाद आप लोगों का ज़्यादातर का टॉक्स है। तो हम इस टाइम पे हमारी कोशिश यही है कि हम मैक्सिमम केसेस जो हैं वो कवर करते जाएं, ताकि आप लोगों को जिस वक्त वहाँ जाके बैठे हैं तो कम से कम कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोगों को। तो बाकी आप लोगों के अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग पूछ लें, और कल इंशाल्लाह रात को हम इसी वक्त ही 9:30 बजे दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और फिर हम उसके हिसाब से फिर आगे चलते जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप लोग जब जो यानी कि लिखते हैं ना, वो आप लोग जैसे जैसे आगे आते जाते हैं ना आप लोग थकते जाते हैं, और आप लोगों का स्टेमिना लूज होता जाता है, और 15 तक तो आप लोगों ने लिखे होते हैं अच्छे हैं, लेकिन जो 15 से 25 वाला सेगमेंट होता है ना वो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही बस चलाया होता है। तो ये जो हम सारा आप लोगों को लिखने का मौका देते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तो आप उसको लर्न नहीं कर सकते। आप सिर्फ सुनने से कभी भी लर्न नहीं कर सकते। ये वो एक क्या कहते हैं मैनिया सा होता है कि बंदा समझ रहा होता है कि मैं अब ये समझ रहा हूँ, मैं सीख गया हूँ, मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो जो उसकी हाफ लाइफ है वो लाइक 12 और 13 आवर्स है, उसके बाद 24 आवर्स के बाद वो आधा रह जाता है, 48 आवर्स 1/4 रह जाता है, और कुछ अर्से के बाद वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो आपने इसमें याद रखना है कि ये सारे का सारा जो है वो आपने इसको मतलब कोशिश करें, अटेम्प्ट करें बस। आप अटेम्प्ट करें, गलत होता है ठीक होता है, एक वर्ड लिखना है 2 वर्ड लिखना है, लेकिन हर एक में कमिटेड हो आप, हमने ये लिखा है। और उसमें हमें कोई मसला नहीं है अगर किसी को ये भी इशू है कि उसका नाम ना बताया जाए ठीक या गलत में, तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसका नाम यानी कि जो है वो उसके आगे रेड लाइन लगा दूंगा कि इसको नहीं बोलना मैंने। और अगर आप कहते हैं कि आपका कोई एलाइस की हम जगह दे रहे हैं, एलाइस का मतलब ये होगा कि ये एलियस का मतलब ये है कि आप अपना कोई निक नेम भी ऐड कर सकेंगे अपने अकाउंट में, तो फिर मैं जब वाइवा वगैरह कंडक्ट कराऊंगा तो उस वक्त हम ये करेंगे कि फिर हम निक नेम से बुलाया करेंगे कि जी आप फलाना निक नेम आ जाए, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो सीक्रेट रहे। लेकिन ये है कि कोशिश जरूर करें कि आप मैक्सिमम केसेस अटेम्प्ट करें, क्योंकि यही आपके पास अगले 10 12 15 दिन हैं जिसमें आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना है, क्योंकि 17th को तो टॉक्स हैं, और आपके पास प्रैक्टिकली 15 से हर बंदे ने दाएं बाएं हो जाना है, क्योंकि किसी ने इस्लामाबाद जाना है, किसी ने लाहौर जाना है, और फिर उसके बाद फिर आपका टाइम है नहीं, और इसके दरम्यान में भी 1 2 दिन आपके ईद के निकलने हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों ने सारी बात अपना स्पेंड करनी होंगे। तो इसलिए काइंडली जो है ना इस वक्त मैक्सिमम अपनी एफर्ट जो ये है ना जितना भी एफर्ट है जितना टाइम है ना इस पे लगा दें, और एक बार इंशाल्लाह जान छुड़ा लें, इससे ये जो है बड़ा क्रॉनिक किस्म का इम्तहान है। तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन कोई चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताएं, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है वो वाइवा सेशन जो है ना अभी मैं इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकता, और लेकिन ये होता है कि असल में हमारा तो आपको पता है ना कि हम लोग जो है वो साथ साथ टीचिंग पे ज़्यादा फोकस होते हैं। तो उसमें वाइवा सेशन का ये है कि मतलब जाहिर बात है वाइवा की तरह ही होगा जिस तरह ये चल रहे हैं हम, तो उसमें हम फिर केसेस लगाया करेंगे, और केसेस लगाने के बाद जो भी वाइवा सेशन हुआ करेगा उसमें वो बोला करेगा जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको करेक्ट किया करेंगे। लेकिन वो हम जैसे ही टॉक्स का रिजल्ट आता है तो उसके फौरन बाद फिर उसकी वाइवा की डेट भी देख लेते हैं कौन सी आ रही है।
तो उसके बाद फिर दरमियान में अगर टाइम जितना भी हुआ उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि वाइवा के अंदर भी हम मैक्सिमम चलाएं और लोगों को बोलने की प्रैक्टिस करवाएं। भी तो हमें ये लिखने की प्रैक्टिस हो ताकि वहाँ भी लिख लें आप लोग, क्योंकि टॉक्स में तो कुछ नहीं बोलना ना आप लोगों ने। तो लेकिन उसके बाद यही, और उसमें यही होता है हमारा सेशन के हम लोग असल में बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं फिक्सेट नहीं करते चीज़ों को, कि हम अब देख के चल रहे होते हैं कि किसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी आ रही है और उसको हम किस तरह आगे से हैंडल करके, क्योंकि हमारा एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वहाँ बंदा पास होना चाहिए। हमारे लिए किस बात से जाते हैं हम, हमें खुद भी नहीं आइडिया होता कई दफा कि अच्छा सीएनएस के भी हमने कितने केसेस सॉल्व करने हैं। अब मैं ये सारी की सारी परफॉर्मेंस वैल्यूएट कर रहा होता हूँ, फिर मुझे पता लगता है कि अच्छा नहीं अभी तो सीएनएस में ना इसमें कसर है। अब अगर हम उसको फिक्सेट करके बैठे होंगे ना तो हम सीएनएस पे दोबारा नहीं आ सकेंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा नहीं हमने तो टेस्ट करनी है उसके बाद फिर हमने ये करना है फिर वो करना है। हमारी कोशिश होती है कि हम उसको इस तरह चलाएं कि जो जो आप लोगों की डेफिशिएंसीज नजर आ रही है ना हम उनको दोबारा 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 रिपीट करते जाएं। तो इसलिए उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली ना हमारे लिए कोई एक स्केड्यूल बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारा सब ये स्केड्यूल होता है कि हम 4 इंटरेक्शंस रखते हैं वीक में ना, कि जिसमें मंडे ट्यूसडे और फिर थर्सडे और सैटरडे। तो उसमें उस दौरान हम फिर मैक्सिमम इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे ये पॉसिबल भी इतनी होती है हमारे लिए, इसलिए इसमें अभी हम स्केड्यूल तो कुछ नहीं दे सकते, अभी तो फिलहाल टॉक्स में हम फोकस्ड हैं। और बाकी लेकिन आपको अगर चीज़ें आती हैं ना तो आप चाहे टॉक्स में जाएं, चाहे आप वाइवे में जाएं, चाहे आप रिटर्न में जाएं, आप हर तरह अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं आती ना तो फिर वो प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक शायद क्लियर कर लें दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरा क्लियर कर लेंगे पहले में फंस जाएंगे, फिर वो आप एक ना सॉर्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप पैटर्न में चल रहे होते हैं, कभी पास कभी फेल कभी पास कभी फेल। तो अगर आपको आता है ना सारा कुछ तो आप पहली टाइम में सारा कुछ निकाल जाते हैं, मतलब उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका कॉन्फिडेंट है ना नॉलेज, तो आपको कुछ चाहे वो अब ये केस अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस कहा जाता है तो आप इसको टॉक्स में भी निकाल लेंगे, आप इसको वाइवा में निकाल लेंगे, और अगर नहीं आता तो चाहे टॉक्स है चाहे वाइवा है, आप दोनों सूरतों पर से बैठ जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा था ना पहले एक और इन्होंने एग्जाम में ना एग्जाम हिंट्स देते थे जो एग्जामिनर्स हैं, कि भाई अच्छा ये देख लो इसको देख के देखो। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो एग्जामिनर्स अब उन्होंने नई वाइवा कराया ना कि अब वो सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेंगे। आप चाहे ठीक जा रहे हैं चाहे आप गलत जा रहे हैं और दोनों सूरतों में सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो आपको कोई हिंट नहीं दे सकते, वो आपको कोई आइडिया नहीं दे सकते कि जी आपने किधर को चलना है। और उसके अंदर आप जो है ना उन्होंने रिकॉर्डिंग भी ऐड कर रहे हैं कि अगर वो कैंडिडेट कहता है ना कि जी मैंने तो बिल्कुल ठीक आंसर दिए थे, एग्जामिनर ने बायस्ड होके ऐसे कर दिया है, तो वो आपका वाइवा सारा रिकॉर्डेड होगा, वो एक और बंदे को भेज देंगे कि जी आप असेस कर लें इसको कि ये जो कह रहा है ये ठीक है कि नहीं। ये भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसको वैसे बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए फिर वो जो एक वाइवा में कुछ लोग ये होते थे कि वो ना मतलब थोड़े से ज्यादा क्लेवर होते थे ना, तो वो एग्जामिनर से हिंट ले लेते थे। तो अब उन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने एक जुमला बोलना है, ये पेशेंट की हिस्ट्री है, उस पर चुप करके बैठ जाना है। उसके बाद ना आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन आएंगे, ना आपने ये कहना है शाबाश शाबाश, ना आपने ये कहना ये भी नहीं आता, कुछ नहीं बोलना। जो बोलेगा एग्जामिनर उसके नंबर कटेंगे, एग्जामिनर के नंबर कटेंगे। इसलिए जो है ना अब उसमें आप लोगों के लिए वाइवा भी टफ हो जाना है, और वो भी ऐसा ही होगा जैसे टॉक्स है। और उसमें ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप लोगों का जो वाइवे की परफॉर्मेंस होती है ना वो आप पेशेंट उसके फेस पे चल रहे होते हैं एग्जामिनर के, कि अगर वो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो आपको लगता है कि आप ठीक जा रहे हैं। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं और इस पर पूरी वर्कशॉप्स हुई हैं एग्जामिनर्स की। और उन्होंने यही बात की है कि जी अब एग्जामिनर की अपनी परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होगी कि उसने जो एग्जाम कंडक्ट किया है कि क्या उसमें वो रिलैक्स तो नहीं था, क्या वो कोई मोबाइल तो नहीं यूज कर रहा था। यानी कि अब तो उन्होंने वाइवा में, आपने शायद पिछला एक वाइवा दिया होगा, तो एग्जामिनर्स के भी मोबाइल ले लेते हैं। वो तो पहले तो कैंडिडेट्स के लेते थे ना, अब वो एग्जामिनर का भी डब्बा रखा होता है और आपने जाके अपना मोबाइल उधर रख देना होता है। उसके बाद आपका जब एग्जाम खत्म होगा तो तब आपको आपका मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। यानी कि ये इतनी स्ट्रिक्टनेस आती जा रही है सीपीएसटी के एग्जाम में। और उसके लिए फिर और इसी वजह से कर रहे हैं ना कि ताकि वो बायस्ड जो फीचर्स है ना कि अच्छा वो किसी को फेवर कर दे एग्जामिनर, किसी को वो देख ले, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। और वो अच्छी बात है, मतलब कि फेयर कंपटीशन हो, जिस जो कॉम्पिटेंट है वो आगे आ जाए, जो नहीं है कॉम्पिटेंट वो दोबारा तैयारी करे। बट चलें ठीक है जी, फिर काफ़ी गपशप हो गई। इंशाल्लाह फिर जो है ना कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, तो फिर जो है वो देखते हैं। ओके जी, थैंक यू।